आपके पास। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली 307 आईपीसी, 307 आईपीसी में बोल रहा है जो किसी हम्म, को whoever does any act with such intention to knowledge and under such circumstances that if he by the attack caused death, he would be guilty of murder, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall हम्म, also be liable to fine। 307 में अगर कॉन्विक्ट हो गया तो इसको सजा मिलेगा। लेकिन हाँ ये। 302 में क्या बता रहा, whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall हम्म, also be liable to fine। मेरा हम्म, जो सवाल है 302 में बोल रहा है जो किसी को मार दिया तो उसको हम्म, मर्डरर कहलाएगा। मर्डरर का हाँ, दोनों पनिशमेंट हो सकता है, जो साहब समझेंगे लाइफ इम्प्रिजनमेंट देंगे ना फांसी देंगे। लेकिन 307 में बोल रहा है खाली 10 साल का सजा ही मिलेगा, फांसी नहीं होगा। फांसी का कोई बात ही नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करता है। 307 का नहीं मर्डरर का कॉन्ट्रडिक्शन डेफिनेशन नहीं एक ऐसा किस्म है। का है। हाँ। नहीं नहीं, उसमें फर्क समझिए। एक है हाँ। मर्डर, एक है अटेम्प्ट टू मर्डर। तो अटेम्प्ट जहां पर है, प्रयास किया गया, प्रयास किया लेकिन मरा नहीं वो आदमी, वो नहीं, सक्सेसफुल नहीं मर हो गया सका और उसका मर गया मर गया, मैं क्या बताया 307 में तो फिर साफ तीन साफ सौ दो हो जाएगा। नहीं, हाँ तीन सर। सौ देखो, 307 का फिर 302 हो जाएगा। देखिए वो किस स्टेज पर मरता है वो देखा जाता है। अब क्या है कि उसमें अलग अलग स्टेज होती है, जैसे एफआईआर होती है, फिर वो चार्जशीट होती है, मेरा वो इन्वेस्टिगेशन सवाल नहीं होता है है। सर, वो हम एनालिसिस नहीं मांग रहे, हम मांग रहे हैं ये शूट किया है जेड को, जेड मर गया तो ए मर्डरर हो गया। हाँ तो यस। इसको अभी कौन सेक्शन में ट्रायल शुरू होगा, 307 में होगा ना 301 में होगा? ऐसा है, मर्डर कंप्लीट और सक्सेसफुल हो गया है, मतलब वो आदमी मर हाँ। गया है तो 302 लगेगा, और नहीं मरा है तो 307 लगेगा। अच्छा, दो 302 लगाएगा तो उसको या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा, नहीं तो कैपिटल पनिशमेंट होगा, दोनों में एक होगा 302 के यस मुताबिक। यस यस, उसमें हाँ। लाइफ या तो डेथ भी हो सकता है। नहीं, जो भी हो सकता है, दोनों में से एक तो होगा, वो जो हाँ साहब लाइफ या समझे डेथ, यस। सेशन हाँ जज यस, समझेंगे, उसमें हम बहस नहीं कर रहे हैं। हमारा सवाल है लाइफ या डेथ। 307 में क्यों नहीं होगा? 307 तो बोल रहा है जो उसको मार दिया, ए जेड को 307 मार में दिया, गोली मार दिया, मर गया, उसको 10 साल का सजा दे नहीं, दो। नहीं 307 में आदमी जिंदा है, आदमी मरा नहीं है। नहीं, 307 मैं अटेम्प्ट है। मैं दोबारा पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, आप मिला लीजिए, वर्ड बाय वर्ड मिला लीजिए सर। whoever does any act with such intention or knowledge and under such circumstances that if he by that act cause death, मानो काम किया नहीं इसीलिए कॉज डेथ डेथ हो नहीं गया है उसका। भाई, भाई नहीं है, कॉज डेथ नहीं है। केवल उसका नहीं, नॉलेज या सुनिए सुनिए इंटेंशन है, वो मारना चाहता है, वो सुनिए चाहना में सुनिए सर, सक्सेसफुल नहीं हो सुनिए पा रहा। आगे सुनिए, एक सेकंड सर सुनिए। ही वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डरर, मतलब मार दिया, मर्डरर हो गया, शैल बी नहीं ऐसा पनिश नहीं है, टू। लिखा टुकड़े किताब से टुकड़े बता रहा करके हूँ मत सर, मैं समझिए मैं नहीं। थोड़ी अपना भाई मन से ऐसा अर्थ बता रहा बिल्कुल हूँ। नहीं, ऐसा अर्थ बिल्कुल नहीं है। मैं किताब यदि वो से बता रहा हूँ सक्सेसफुल हो सर। जाता, नहीं नहीं, यदि वो सक्सेसफुल हो जाता, वो यदि को आप वो नहीं कर सकते। हम यहाँ पे फेल्ड अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। उसने कोशिश की मर्डर करने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया, आदमी तो जिंदा रह ये गया। एक्सप्लेनेशन सर, ये एक्सप्लेनेशन तो आप दे रहे हैं ना, मैं किताब से आपको बता रहा हूँ। आशीष सर, मैं आशीष किताब सर, से हिंदी में पढ़ के पढ़िए बता भाई, रहा हूँ। इंग्लिश इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल है। अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट का मर्डर, कोशिश किया लेकिन आदमी को मारने में हिंदी का कामयाब पढ़ना नहीं नहीं हुआ, आदमी आता गलती हमको, करके कर रहा लेकिन है। इसमें आशीष सर, इलस्ट्रेशन भी आशीष दिया सर, है। एक मिनट कुलदीप जी, इलस्ट्रेशन में हाँ दिया है, इलस्ट्रेशन में क्या दिया है? ये शूट्स एट जेड with intention to kill him under such circumstances that if death ensued, A would be guilty of murder. A is हाँ ये liable to be punishment under this section। मान लो 307 में उसका पानिश होना चाहिए, तो यदि का, अब 307 सोचिए में इसका कैपिटल, इसका एक इसका मिनट सर, सिंपल एक अर्थ मिनट, सुनिए। ए सर प्लीज एक मिनट। 307 में उसका सजा होना चाहिए, तो 307 में कैपिटल पनिशमेंट का कोई सवाल ही है नहीं। मेरा यही नहीं सवाल ये है, देखो, 307 बिल्कुल। में अगर मर्डरर हो गया तो उसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलेगा, खाली 10 साल का सजा मिलेगा। लेकिन 302 यस में यू आर उसको राइट, दोनों मिल सकता है, दोनों में से एक तो यस मिल यू आर सकता राइट, है। हाँ बोलिए। यस यू आर राइट, यू आर राइट। मर गया तो 302 होगा, बच गया तो 307 होगा, बस यहाँ यही वो कानून है, 300 सिंपल है। नहीं, 300 वो ठीक है, आप बता रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन किताब में लिखा है 307 में बोल रहा है अगर ए जेड को मार दिया तो उसको 307 में सजा मिलेगा। तो हमारा सवाल है, ये 307 में एक किस्म का सजा, 302 में एक किस्म का सजा, जो दोनों ही मर्डरर है। देखिए मैं आपको ये सब आप छोड़िए, 302 307, मैं आपको पहले क्राइम की 4 स्टेजेस बताता हूँ। क्राइम की 4 स्टेजेस होती है। पहला होता है मेन क्रिया, मतलब पहले आदमी अपने मन में सोचता है कि मैं अपराध करूं, ठीक है, तो सोचने के लिए कोई सजा नहीं है कानून में, इसको बोलते हैं गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड। तो केवल आप अपराध सोच रहे हैं कि चलो मुझे अमुक व्यक्ति पे बलात्कार करना है, लेकिन आपने किया नहीं, तो आपको सजा नहीं हो सकती, ठीक है।
इसका दूसरा होता है कि जो उसके लिए वो प्रिपरेशन करता है, तैयारी है, जैसे कि मर्डर करना है आपको, है ना। अब आपने कोई जैसे हथियार वगैरह खरीद लिया किसी ने, तो ये जो हो गया है प्रिपरेशन है, अभी उसने प्रयास नहीं किया है, तो ये प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन में जनरली 25% सजा होती है। 25% मतलब जो भी उसने चोरी डकैती लूट रेप जो भी उसने मेन ऑफेंस का जो सजा उसका 25% नॉर्मली होता है। फॉर्मूला एक मतलब थियरी बता रहा हूँ, ये सेक्शन वगैरह नहीं है कुछ, ये क्राइम की थियरी बता रहा हूँ मैं। दूसरा होता है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट क्या होता है? अटेम्प्ट में है कि प्रयास किया लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जेब कतरनी है, मैंने आपकी जेब में हाथ डाला लेकिन आपकी जेब में से तो कोई निकला ही नहीं, लेकिन काटने के इरादे से मैंने हाथ डाला, तो आपकी जेब खाली निकली तो भी जेब कतरे को जो सजा है उसका आधी सजा मिलेगी, है ना। तो ये हो गया, ये 511 में लिखा है ना, आईपीसी का सबसे आखिरी सेक्शन जो है चैप्टर 33। अब कुछ अटेम्प्ट है जो सब्सटेंटिव ऑफेंसेस है, जैसे कि अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू डेकॉइटी वगैरह, है ना। तो जहां जहां पर अटेम्प्ट है उसके लिए अलग से सेक्शन है, और जहां पर कोई चीज नहीं दिया गया लेकिन वो अपराध कारित नहीं हुआ, तो फिर ऐसे में 50% सजा होती है। तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर भी ऐसा ही है कि यदि सक्सेसफुल हो जाता तो आदमी मर जाता, तो वो मर्डर हो जाता, लेकिन मर्डर हुआ नहीं, गलती से आदमी बच गया, तो फिर ऐसे में मर्डर की सजा नहीं होगी, अटेम्प्ट टू मर्डर की होंगी। तो इसलिए आपको टुकड़े टुकड़े करके नहीं देखना है, आपको यदि को तो आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते, उसमें जो इफ है वो if सबसे Sorry, बड़ा sir, शब्द है। I am dissatisfied because my question नहीं, is हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लो, कोई बात नहीं, हिंदी पढ़ लो, 307 हिंदी and पढ़ लो, 302 ठीक है, दोनों में आप हिंदी पढ़ मर्डर लो। का जो पनिशमेंट बताया गया है दोनों एक किस्म का है नहीं, जबकि दोनों ही मर्डरर है। नहीं है, एक में मर गया मैं आदमी, एक में किताब से जिंदा बता रह रहा गया। हूँ, मैं थोड़ी सर थोड़ी मैं अपना मन से बोल रहा हूँ, मैं किताब से पढ़ के आपको सुनाया, आप किताब में इंग्लिश जो पढ़ रहे हैं, लिखा आप है तो हिंदी, किताब जो लिखा है आप वो गलत इंग्लिश, लिखा है। सर इसके लिए आप का तो हिंदी अपन पढ़ो, केस आपको स्टडी भी कर इंग्लिश, सकते हैं, जो इंग्लिश ओरिजिनल समझ में केस नहीं आ रहा स्टडी तो है आप हिंदी कोर्ट पढ़ो, की। बांग्ला पढ़ो, हाँ हाँ सर, हिंदी या हाँ बांग्ला में सर। पढ़ लो, तो आशीष सर मेरा हिंदी या ये बांग्ला कहना में है, पढ़ लो अब एक्ट ट्रांसलेशन। अपनी जगह नहीं, ठीक है, हाँ इसके लिए बांग्ला बांग्ला ने इसके मैं लिए तो इस, हिंदी पढ़ नहीं सकता हूँ मैं, हिंदी से नहीं हाँ तो होगा, सर इंग्लिश में बता। इसके लिए सर हमें केस स्टडी पढ़ना होगा, क्योंकि पीएम केस स्टडी पीएम में ना गांधी बहुत की बारीकी पीएम से गांधी की दिया रहता है। किताब पढ़ लो, पीएम गांधी की कमेंट्री पढ़ लो, किताब में पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। क्या सर, क्या? पीएम गांधी की किताब पढ़ लो आईपीसी पे, वो उससे समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, देखना होगा, ठीक है, जी इसमें मेरा पीएम डाउट अभी भी पीएम जिंदा गांधी है, की बाद में देख जो लेंगे टेक्स्ट बुक इसको। है ना, एलएलबी की जो टेक्स्ट बुक होती है सेकंड ईयर की, वो पीएम गांधी की किताब पढ़ लो, उससे समझ में जी, आ जाएगा आपके। इसके लिए अच्छा आशीष अच्छा। सर केस स्टडी भी कर सकते हैं, किसी अच्छे केस का क्रॉस वगैरह बारीकी से पढ़ेंगे, उसमें भी चीजें समझ में आ हाँ वो जाएंगी। हाँ स्कूल के साथ में वो क्लियर आ जाएगा, तो इसलिए वो लैंग्वेज में, क्योंकि ऐसा होता है कि जो एक भी कॉमा या वो आपने छोड़ दिया कि उसका एक क्लॉज पूरा का पूरा आप इफ शब्द को डिलीट करके पढ़ रहे हैं, तो इफ शब्द को डिलीट करके नहीं पढ़ सकते नहीं ना। नहीं, मैं कुछ कुछ डिलीट नहीं किया, जैसा लिखा है मैं वैसा पढ़ा हूँ। नहीं, इफ का अर्थ ही ये है कि कामयाब नहीं हुआ, आदमी जी मर गया, मरा नहीं, गलती बच नहीं गया, सर, इफ का उसका अर्थ बाद है में जी भी ये। आपको जी, बता, छोड़िए लेकिन ये वो बात अगला छोड़िए अगला सर, प्रश्न लेते हैं सर, हाँ अगला अगला प्रश्न ले प्रश्न लीजिए, लेते हाँ हैं हाँ हाँ लैंग्वेज हाँ। पहले समझ लो। जी, यदि अगला वो प्रश्न लेते हैं कामयाब सर। हो जाता तो मर्डर हो जाता, ये लिखा है हिंदी में, यदि वो कामयाब हो हिंदी जाता में क्या तो लिखा है मर्डर हमको हो जाता। मालूम नहीं, हिंदी में क्या लिखा है हमको मालूम नहीं, हिंदी हमको पढ़ना नहीं आता है, मैं साफ साफ बता देता हूँ, इंग्लिश में जो लिखा कोई है बात नहीं, मैंने वही आपको बताया, पढ़ के सुनाया। तो सर सर बीएम गांधी की किताब पढ़ लो इंग्लिश में, हाँ वो बीएम हो गांधी से सकता है, वो सर वाला आप किताब हम सबसे पढ़ बेस्ट लेंगे। होगा कि किसी ये केस को पढ़ें, उसे क्योंकि पढ़ लो, कई उससे बार समझ में आ धाराएं जाएगा। जो चेंज होती है ना, जब किसी पे 307 पे धारा बदल के 302 लगती है, तो ये कोर्ट में कई बार चेंज भी होती है क्रॉस के बाद, तो ये भी देखा जा यस ऐसा सकता है। होता है, जैसे जी, उसने हाँ, प्रयास आगे किया मेरा बढ़ते हैं। एक्चुअली मेरा सवाल इंपोर्टेंट यही बात। था जे 302 लगेगा या 307 लगेगा, ये तो सेशन जज तैयार करेंगे केस सर सुनने यस, का बाद। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के टाइम पे। हाँ, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के टाइम में होगा, तो वही मेरा सवाल यही है कि अगर 307 लगा देता है तो सेशन जज उसमें कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकता, तो मर्डर हो गया, नहीं दोनों दे जगह सकता, मर्डर यस हो नहीं गया, दे, हाँ, नहीं दे, लेकिन नहीं दे 302 सकता, लगता है तो हो सकता है। यही हाँ बात नहीं है, दे ठीक है, सकता, चलिए यस। आगे वाला सवाल ले लीजिए, बहुत टाइम ले लिया मैंने। रिंकू रिंकू जी, पिछले हफ्ते भी आपने हैंड रेस किया था, और शायद आप प्रश्न नहीं पूछ पाए थे, है ना। जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर मेरा प्रश्न ये है सर, मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया था सर पुलिस को सर, ठीक है सर, उसमें सर उन्होंने एफआईआर नहीं की। हम्म, सर नहीं, आप पूरा विवरण बताएंगे रिंकू जी तभी संभव है, और थोड़ा सा आप आराम से बैठ जाइए, मतलब आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, नेटवर्क पर्याप्त कनेक्टिविटी है ना, आराम से पूछिए। मुझे ऐसा लगता है काफी परेशान है, तो ये मान के चलिए कि आपके लिए एक मंच है इन पर्सन अपने कोर्ट में अपनी बातों को रखने का, उसकी एक रिहर्सल है, उसका एक मॉक प्रिपरेशन है। जी, मैंने जी सर रिंकू जी। एप्लीकेशन पुलिस को सर एप्लीकेशन दी थी सर मैंने एफआईआर के लिए सर, हम्म, तो सर उन्होंने एफआईआर नहीं की, जबकि मैंने एविडेंस भी दिए थे सर उसमें, तो मैंने सर आरटीआई लगा दिया उसमें कि आपने किस रूल के बेस पे मेरी आरटीआई मतलब एफआईआर नहीं की है सर। सेक्शन 41B4
और 5 में सर जो जो लोक अधिकारी है, जो अपने कर्तव्यों का स्वयं का मानदंड यूज करता है, जो उसको सर्विस करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए, वो सब मैंने रूल मांग लिया सर। एफआईआर आपने नहीं की तो इसमें कौन सा रूल लगा दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी थे उसमें एफआईआर करनी है, संज्ञेय अपराध में, कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो। और आप सर सिटीजन चार्टर में भी दिया कि आपने एफआईआर करनी आपने है। किन धाराओं पे दिया था और एविडेंस क्या दिए थे साथ में? सर 420 फेक पेपर बना किसी पर। तो सर मैंने एक व्यक्ति फर्जी मालिक बन रहा था किसी फर्म का सर, वो मालिक नहीं था, मैंने जीएसटी डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया कि ये मालिक नहीं है सर पुलिस को, तब भी पुलिस नहीं कर रही एफआईआर। एक और सेकंड, वो फिर व्यक्ति से आपके रिंकू जी आपकी थोड़ी सी आवाज कट गई, फिर से एक बार दोहराइएगा। सर मैंने जीएसटी विभाग से सर वो निकलवाई सर, उसकी कॉपी, फर्म फर्म का मालिक वो फेक आदमी निकला सर, जो पैसे मांग रहा था सर, जो एसएसपी का लेटर भी दिया सर उसने, तब भी पुलिस सर उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है सर। सर इसकी 420 शिकायत किसमें होगी 471 सर? जीएसटी विभाग की, कॉर्पोरेट अफेयर वगैरह में होगी? सभी के लिए कर दी, मैं सीपी कमिश्नर को भी कर दी, एसएसपी को भी कर दी सर, नहीं नहीं डीजीपी ठीक है, कार्यालय को भी कर दी सर मैंने सर। वीरेंद्र डीजीपी सर वाले सर जीएसटी संबंधित जो शिकायत है इसकी कंप्लेंट कहाँ पर होगी? देखिए ये जो मामला है ना, ये पहली बात तो ये आरटीआई का नहीं है। आरटीआई में सीधा बोल देंगे, आरटीआई पहले समझ लो आरटीआई का पर्पस क्या है। आरटीआई में कागज की फोटोकॉपी मिलती है। आप किसी को एक्शन नहीं ले रहे तो एक्शन देने के लिए कंपेल नहीं कर सकते, है ना। उसके लिए दूसरे प्रावधान है, 154 है, 154(3) है, 156(3) है, 200, 190 है ना। तो ये बहुत कॉमन शिकायत है कि पुलिस अब उसको आरटीआई में बोलेंगे तो बोलेंगे कि सर इसमें सर नहीं, राइट नहीं, फॉरवर्ड भी नहीं है। ऐसा होता है, वो ये बोलेंगे सीआरपीसी पढ़ लो, तो सीआरपीसी का एनालिसिस इंटरप्रिटेशन है, पुलिस का काम नहीं है। सीआरपीसी आपको पकड़ा देंगे किताब की कॉपी, उससे ज्यादा नहीं दे सकते रूल से, यदि आप बात करेंगे, है ना। कौन से तहत वो की या नहीं किया, तो आरटीआई में आप किसी को एक्शन के लिए कंपेल नहीं कर सकते। वो बोल देंगे कि मैंने इसका कार्रवाई की, इसका मेरे थाने में तो कुछ लिखा ही नहीं है। फिर आप क्या कर लेंगे? इन्फॉर्मेशन डज नॉट 2F में आता मामला कुछ था। तो आपको इसमें जो कार्रवाई करनी है वो सीआरपीसी के मुताबिक करनी है, कि पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज है, तीसरा स्टेज है। तो एफआईआर नहीं होती है तो आगे क्या करना वो आपको करना है। इसका सोल्यूशन आपको आरटीआई में नहीं मिलेगा। आरटीआई में सर्टिफिकेट दे देगा, मेरे का थाने में लिखा नहीं है कहीं पे कि इसमें मैंने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये थोड़ी लिखा होगा ना। कार्रवाई, हाँ अरेस्ट करना है, अरेस्ट नहीं करना है, तब तो उनको रिजल्ट हैव टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। लेकिन बाकी चीजें जहां पर लिखा है सर कि वो जवाब हाँ, सर तो वो उसमें उसमें जवाब ये आपको दे रहे हैं, सीबीएसई 2011 वाला, सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय, वो दे देते हैं जजमेंट सर, इसके अकॉर्डिंग हम वही बताएंगे मैं नहीं बता सर। रहा हूँ, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, उसमें बहुत स्पष्टता लिखा है। हाँ सीबीएसई और आदित्य बंदोपाध्याय में ही लिखा है, कागज पर जो लिखा हुआ है वो सूचना है, समझो। अब वो ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इन्फरेंस, कंक्लूजन, ये सब नहीं देंगे। वो शासनादेश सीधा दे देंगे, यार हमने ऑर्डर कर दिया उल्टा सीधा, आप जाके कोर्ट में साबित करो कि अवैध है। तो ऑर्डर की फोटोकॉपी तो मिल जाएंगी शासनादेश की, अब अवैध है ये साबित आपको करना है। अब उसने क्या किया क्या नहीं किया वो फिर वो अपना कोर्ट के सामने साबित करेंगा, वो है तो ना। सर वो ये आपको आरटीआई में जीएसटी क्या है कि संबंधित शिकायत के लिए कहाँ पे इनको जाना चाहिए? उचित नहीं, वो प्लेटफॉर्म क्या फिर सर होगा? मैं ये नहीं मांगा सर उनसे, जो जुरिडिक्शन भी नहीं है सुप्रीम उसका, कोर्ट का ऑर्डर नहीं जीएसटी का मान ट्रिब्यूनल, तो जीएसटी का रूल मांगा सर ट्रिब्यूनल मैंने होता सर है। उसमें। आप जीएसटी में जाओ, वो आर्थिक अपराध जीएसटी और स्पेशलाइज उसके जीएसटी का जो एक्ट है उसमें जिनको दिया गया है पावर वही करेगा। उसमें ऑर्डिनरी पुलिस और ये सब नहीं है, उसमें जो उसमें जीएसटी तो में जिसको पुलिस पावर। सर जो अरे अदर पर्सन है उसने तो पुलिस में शिकायत की है ना, मैं मालिक हूँ उस फर्म का और मुझे पैसा दिलवाएंगे, तो वो मालिक ही नहीं है सर, उसने पुलिस एसएसपी को लेटर दिया है सर, आपकी हम भी बात पुलिस समझ में ही नहीं पा शिकायत रहे कर हैं रहे हैं। रिंकू जी। देखिए एक्चुअली क्या होता है, हर चीज की एक शिकायत एक उचित मंच पे होती है, उचित प्लेटफॉर्म पे होती है। आप हर चीज को पुलिस के पास लेके जा रहे हैं। तो अब जैसे सर का ये कहना है कि जीएसटी का जो एक्ट है उसको लेके एक बार आप देख लीजिए कि अब जैसे यूडीआईएन नंबर को संबंधित जो हमारी कंप्लेंट होती है वो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में होती है ना। हर चीज का एक उचित मंच है, और उसके बाद फिर वो क्या कह के मतलब क्या लिख के देते हैं, फिर हो सकता है लिख के दें आपको कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसने गलती की है, और इस तरह से कई बार ये बोल दिया जाता है कि आप न्यायालय की शरण में जाएं और आगे की प्रक्रिया जो है ना न्यायालय से होगी। जब तक विभाग इस तरह से नहीं लिख के दे देता है। और और कुछ पूछना चाह रहे हैं रिंकू जी? सर रूल, हम केवल रूल पूछ रहे थे, जो एफआईआर नहीं करने का रूल क्या लगा दिया उसमें इन्होंने सर, रूल ये जो कि सुप्रीम रूल ये कोर्ट के होता है ना, ऑर्डर है सर। विधि का एडवाइस देना पीआईओ का काम नहीं है। वो आपको आईसीसी एविडेंस एक्ट बुक पकड़ा देगा, आप क्या कर लोगे उससे?
वो उसमें फिर ढूंढना क्या, कौन सा लागू होता है नहीं होता, ये बहस का विषय है। वो आप पे बहस पे नहीं उतरेगा ना, वो कागज की फोटोकॉपी दे देगा। और ये किताब ऐसा पब्लिक है, ठीक है सर। तो कौन थैंक सा यू सर। बिल वगैरह है, ये चीजें आरटीआई के दायरे में नहीं आता है ना। सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय आप देख लीजिए कि जो हाँ पब्लिक जी। डोमेन में वो लेके आ गया, अब सब पब्लिक डोमेन में है, सब कॉलेज में पढ़ाते हैं, सब वेबसाइट पर है, इंटरनेट पे है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका अर्थ निकालना ये पीए का काम नहीं है, वो फिर बहस में उतरने की बात हो गई कि आप एक इंटरप्रिटेशन करें, वो सर दूसरा कर रहा है, तो वो तो हर सर आदमी फोर अपने वन डिफेंस बी में करता बी है, तो फोर वो पे हर आदमी का अलग अलग हो सकता है। आप बोलो जी। कि फोर क्या वन बी कार्य है, फोर अवैध मांग है, रहे थे क्या सर। वैध है, वो इंटर वो नहीं, ये बताओ कि क्या ये चीज लिखी हुई होती है किसी कागज पे? नहीं होती सर, रूल तो फॉलो वही करते बोलेगा हैं ना इस मैंने, पे आप। वो नहीं, फॉलो रिंकू जी, करना अलग चीज है। वो अपराध भी करेगा, अपराधी का मर्डर करता है, लिख के करता है कि मैं इस आदमी का मर्डर करने जा रहा हूँ। हाँ सर। वो तो ऑफिस में कोई आ गया, वो हमला कर दिया किसी ने, उसने मर्डर कर दिया सरकारी अधिकारी ने, तो क्या वो कागज पर लिख के मर्डर करेगा कि मैंने अब इस अमुक कारण से मर्डर किया है? हाँ ये हाँ। कागज पर नहीं होती ना पूछना, हाँ जी। उसने वैध किया नहीं किया, ये आपको एविडेंस जुटाना पड़ेगा। वो कानून के मुताबिक है या नहीं है, वैधानिक है अवैधानिक है। जैसे आप पूछोगे आपका चीफ मिनिस्टर भ्रष्ट है क्या, कोई सरकारी अधिकारी लिख के देगा मेरा चीफ मिनिस्टर भ्रष्ट है, अरे वो परचेज के पूरे डिटेल दे देगा, अब भ्रष्ट है कि नहीं वो आप साबित करो ना। वो सर्टिफिकेट हाँ देगा जी। चीफ मिनिस्टर को कि ये चीफ मिनिस्टर हमारा भ्रष्ट है। ये थोड़ी आरटीआई में होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिंकू जी एक चीज आपको क्लियर करना हम्म, चाहूंगा कि ना शब्द जो है ना संहिता, सीआरपीसी है ना, भारतीय दंड संहिता, संहिता एक्चुअली क्या है, प्रोसीजर है, कोड है। किसी भी चीज को करने की एक प्रक्रिया, जैसे अपन चाय बनाते हैं, चाय बनाने की एक प्रोसीजर होती है, उसी तरह से हाँ ये एक लॉ को डिफाइन करने की एक प्रोसीजर है ना। तो आप जब तक कि प्रोसीजर पे नहीं जाएंगे तब तक कैसे पॉसिबल है ना। ठीक है सर, तो इसमें हमें सीआरपीसी में क्या। सीआरपीसी आईपीसी तो 2 हफ्ते का मेहमान है। हाँ हाँ। जी 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 जी। ठीक तो है। सर बीएनएस रिंकू में जी क्या और पढ़ कुछ सकते पूछना हैं? चाह रहे हैं आप? बीएनएस में सर इससे संबंधित क्या पढ़ें, किस सेक्शन में जाएं सर बीएनएस में? अब बीएनएस आप किसी ने पढ़ा सर हो आप सर थोड़ा सा बीएनएस स्टडी किया हो? बीएनएस का मैं बता देता हूँ। कंपेरेटिव जो सेक्शन है वो मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था, मैंने जो इसके कंपेरेटिव चार्ट मैंने बनाए हुए हैं। किस सेक्शन का पूछना करेक्ट? देखो आपके एफआईआर ठक्कर होती सर, है आपका स्टूडेंट लोग फाकीबाज हो गया। एफआईआर 173 में होती है ना। पहले जो 154 था वो 173 हो गया है, तो एफआईआर 173 में होती है बीएनएस में। ठक्कर सर, 173। हाँ, हाँ आपका स्टूडेंट लोग फाकीबाज हो गया, आपका दिया हुआ गाइडेंस ठीक से पालन नहीं करता है। नहीं ऐसा नहीं है भाई, देखो लोग भूल जाते हैं ना, देखो जो प्रैक्टिस करते हैं ना उन्हीं को याद होता है, पूरे सेक्शन हमको भी याद नहीं होते। तो जिस तरह सर से लोग प्रश्न पूछते हैं ना, तो उस पर हम उसको बार बार रिकॉल करते हैं, उससे हमको रट जाता है वो चीजें, है ना। तो जो नहीं, प्रैक्टिस में रहता है जी। नहीं अब हम लोग को क्लास में थोड़ा डांटिए, नहीं तो हम लोग सुधरेंगे नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, डांटना नहीं। देखो हमको है ना एक थैंक यू दूसरे सर। को समझाना है नहीं हम कि ऐसे जो लाइटर आपको नोट में हम बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं थोड़ा। जी जी, अगला प्रश्न देखो, लेते हैं सर। थैंक यू हाँ सर। या हाँ, आपसे समझ में नहीं जी। आता है, हम आपसे पूछ और लेते हैं, किसी या के हमको बता देते हैं तो हम बता देते हैं, है ना। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से आपका ऑडियो थोड़ा रिलेटेड प्रॉब्लम क्वेश्चन। हो रहा है सर, बीच बीच में ऑडियो ऑफ हो जा रहा है आपका, क्या बात है? थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर का हो रहा है, ठक्कर सर का हो रहा है। नहीं अच्छा अच्छा। मेरा तो ठीक है भाई, सर मेरा नहीं ठीक मेरी आप है। ठीक है, मतलब आप हमें भी ठीक है, क्लियर आता आप है। ठीक है, ये हाँ पोजीशन ठीक है सर। जी। हाँ मैं ये ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से संबंधित जो प्रश्न है पहले हम उसको कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद हम हाँ फिर जी, बाकी श्रृंखला जो है वो चालू करेंगे। तो सर वीरेंद्र सर, मैंने आपको जो हाँ जी। क्वेश्चन की सीरीज दिया था ये विभागों से संबंधित, तो पहले हम इसको थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि मैंने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के संबंध में ही इन चीजों को कवर अप किया था। तो सर जैसे कि हाँ मेरा उसमें पहला प्रश्न था कि किसी भी विभाग में शिकायत के प्रकार अनुसार हम जब भी मतलब शिकायत करते हैं, तो उसके लिए जो जांच होती है, तो जांच के लिए सर हम कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं? मतलब शिकायत के लिए, समाधान के लिए जो एक नियमावली होती है, तो वो उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ मिल सकती है? क्योंकि कई बार 818 के लोगों का इशू होता है कि सर जो चीजें हैं, जांच है, वो 2 महीने से 4 साल से चलते ही आ रही, कब खत्म होगी जांच? ये देखिए जो 81H है ना, वो केवल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन तक ही है। क्योंकि जांच दो तरह की होती है, सिविल और क्रिमिनल, दो तरह की रेमेडी होती है। सिविल का मतलब क्या है, नौकरी से निकालना। क्रिमिनल मतलब ये कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूट करना, है ना। तो दो तरह की जो पब्लिक प्रोसीडिंग होती है एम्प्लॉयज के खिलाफ। तो इसमें सिविल जो होता है ये विभागीय कार्रवाई वगैरह होती है, और इसके विभागीय नियमावली बनी हुई होती है, जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या कंसर्न विभाग के रूल्स होते हैं, उसमें ये सब चीजें लिखी होती है। सर ये एक्चुअली और जहां तक क्रिमिनल की हम बात किस करते हैं, हेडिंग, सर किस सब हेडिंग के ये नाम से होती है सर, ये विभाग की नियमावली में जो दिया रहता है? सेवा नियमावली, जो भी वो अलग अलग विभाग की सेवा नियमावली होती है, जजेस की अलग होती है ना, आईएएस हाँ ऑफिसर्स हाँ। की अलग होती है। बाकी जो जो विभाग होते हैं तो उनकी राज्य कर्मचारियों की अलग अलग होती है, पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन की अलग अलग होती है, तो सबके अपने अपने नियम होते हैं। लेकिन इसका जो बेसिस है वो संविधान ही है सबका। तो संविधान का यदि आप पढ़ लेंगे 309, 310, 311, है ना, इस पर सब कुछ आधारित है।
और दूसरा फिर जो हम यदि 81H की बात करें, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, तो उसमें देखो 3 शब्द इंपॉर्टेंट है। एक है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन मतलब जहाँ पे अरेस्ट होता है। अरेस्ट कहाँ होता है? क्रिमिनल ऑफेंस में। तो जहाँ पर एप्रीहेंशन बाधित हो सकता है, या फिर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब 154 से 173 पूरा जो 12वां चैप्टर है सीआरपीसी का, इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन बाधित हो सकता है, मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से लेकर फाइनल रिपोर्ट तक का जितनी भी कार्रवाई है वो कहीं बाधित हो सकती है। या फिर प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन क्या है कि जो ट्रायल की प्रक्रिया है इसको कहते हैं प्रोसिक्यूशन। तो जो ट्रायल की पूरी प्रक्रिया है वो कहीं पे बाधित हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी प्रक्रिया कोर्ट में चल रही है, इसलिए उसको एग्जम्प्टेड माना गया है। क्यों? क्योंकि आरटीआई से ऊपर एक चीज है, और वो चीज है संविधान, और संविधान के तहत ही सीआरपीसी बना हुआ है। तो सीआरपीसी के साथ जो क्रिमिनल ऑफेंसेस है उसका फायदा उठा के अपराधी आरटीआई का दुरुपयोग ना करे, इसलिए एच डाला गया है, 81H। तो जो क्लॉज एज है उसका पर्पस, आप देखिए कोई भी चीज आई है तो कहाँ से आई है? 10 क्लॉज है ना, ABCDEFGH आई है। तो 10 क्लॉज का कारण है कहीं ना कहीं, और ये संविधान के किसी ना किसी धारा पर आधारित है। अब यहाँ पर जो है ये सब चीजें जो है ये सीआरपीसी को इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए इसमें 81H जोड़ा गया है। और 81H के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो क्योंकि 81H में पहले से ही आरटीआई बना हुआ है। उसमें लिखा तो है ना, सीआरपीसी में आप देखिए कि एफआईआर की कॉपी देगा, सब गवाहों के बयान देगा, चार्जशीट देगा, चार्ज की कॉपी देगा। तो क्रिमिनल के मामले में आरटीआई पहले से ही है, और वो सब क्रिमिनल जज पूरी प्रोसीजर आरटीआई की फॉलो करता है ना। तो वहाँ पे पहले से ही है, तो वहाँ पे आरटीआई की जरूरत है नहीं वैसे। तो इसलिए वो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि जो भी मैजिस्ट्रियल प्रक्रिया है जो सीआरपीसी में दिया गया है, तो वहां पे आपको वही प्रक्रिया फॉलो करनी है, क्योंकि बात जेल भेजने की हो रही है, बात फांसी पे चढ़ाने की हो रही है। तो वहां पर पहले से ही ये सब प्रावधान बने हुए हैं, तो वहां पर अलग से ये कानून की आवश्यकता है नहीं। तो 81H में वो रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपराधी इसका आरटीआई का दुरुपयोग ना करे। वो बोलेगा मुझे रनिंग कमेंट्री दो रोज, मेरे बारे में क्या क्या जांच कर रहे हैं, तो वो देने के लिए पुलिस बाध्य नहीं है। वो हर चीज पे उसको नहीं बताएगा। वो जब जांच हुआ एविडेंस वगैरह अंदर कर लेंगे, फिर आके बोलते हैं भाई यू आर अंडर अरेस्ट, और फिर वो कोर्ट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करके वहां पे सबूत देंगे। तो उनके लिए प्रक्रिया चूंकि बनी हुई है ना, तो इसलिए वो वहां पे एज को इसमें एग्जेम्पशन क्लॉज में रखा गया है। सर तो इसलिए इसमें मतलब हम यदि उसका पर्पस समझ लें कि क्या है। जी सर, इसमें हम एक हाँ चीज जी, में ये कह पूछिए। सकते हैं कि नियमावली में जैसे जैसे जो जांच का निहित समय है, अगर हम किसी भी व्यक्ति की अगर हम शिकायत करते हैं और हमें उम्मीद ऐसी संभावना लगती है कि 81H में हमें जानकारी देने से मना किया जा सकता है, तो हम उसमें एक बिंदु ये लिख सकते हैं कि उस विभाग की संहिता के अनुसार नियम या नियमावली के अनुसार इस तरह की जांच में जितना समय अधिनियम में निहित हो, उस नियमावली की अधिनियम की धारा उपधारा का उल्लेख का सत्यापित है प्रति, ये चीज सर मांगी जा सकती है। नहीं देखो, ये सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। साधारण लिमिट क्या है मैं बता देता हूँ आपको। विभागीय कार्रवाई होती है तो उसमें क्या है कि सस्पेंशन कितने, चार्जशीट कितने दिन में देना है? चार्जशीट देनी है 90 दिन में। चार्जशीट मतलब सिविल चार्जशीट है ना, कि आपको नौकरी से क्यों ना, या जो भी आरोप है उसमें। तो सिविल चार्जशीट है, 90 दिन का नियम है। 90 दिन में चार्जशीट नहीं देंगे तो क्या होगा? 90 दिन में चार्जशीट नहीं देते तो फिर वो जो कर्मचारी है उसको उसका फायदा मिल जाता है, और फिर वो सस्पेंशन अपना रिवोक करा सकता है कोर्ट से। दूसरा ये कि जैसे जो जांच पूरी है वो कंप्लीट करनी है 6 महीने में। नियम बने हुए, मतलब एक जनरल बता रहा हूँ मैं, अलग अलग जगह पर। तो सर ये इसके 180 दिन में कंप्लीट करनी है। पढ़ने का मिलेगा इसका मतलब, जैसे ये हमें सब है आर्ग्यूमेंट करने को जो सीसीएस है ना, जो नियमावली सेंट्रल गवर्नमेंट की पढ़नी है तो सीसीएस सीसीए में मिल जाएगा आपको, है ना। सिविल सर्विस कंडक्ट और रूल जिसके सिविल ऊपर सर्वेंट चर्चा कर चुके हैं। तो उसमें ये सब आपको मिल जाएगा। तो ये डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स भी बोलते हैं इसको। तो डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के, आप देख लीजिए, उसमें आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। जैसे कि उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड पब्लिक सर्वेंट डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स 2003, फिर उसका 2010 अमेंडमेंट। तो इस तरह से ये अलग अलग स्टेट में ये रूल बने हुए हैं, और ये सब कुछ 309, 310, 311 पर आधारित है संविधान को। तो ये रूल्स आप देख लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि 180 दिन होता है जांच कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, 180 दिन में नहीं किया जांच तो होता क्या है? उसका इम्प्लीकेशन ये होता है कि जिसको सस्पेंड किया उसका जो गुजारा भत्ता है, मेंटेनेंस अलाउंस जो उसका मिलता है, सब्सिस्टेंस अलाउंस। तो सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है ये 50% की बजाय 75% देना पड़ता है। मतलब एम्प्लॉयर को सैलरी तो देनी पड़ती है, तो सस्पेंशन में हाफ सैलरी होती है, और फिर 75% होती है। और यदि वो एम्प्लॉय छूट गया, निर्दोष साबित हो गया, तो फिर उसका बचा हुआ जो सब्सिडी अलाउंस है वो भी उसको दे दिया जाता है। तो इस तरह से उसको इसीलिए सबसे सस्पेंशन को बहुत बड़ा फायदा मानते हैं। सस्पेंशन इज नॉट कंसिडर्ड ए पनिशमेंट। क्यों? सर अब क्योंकि सस्पेंशन में आपने पूरा काम किया, पूरा सैलरी लेना। तो सस्पेंशन में उसको केवल कार्य से विरत रखा जाता है। और ये किसको रखा जाता है कि जो एविडेंस को या जो गवाहों को
विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है evidence को, ऐसे मामले में सस्पेंड किया जाता है ना। तो इसलिए सस्पेंशन के बाद यदि वो निर्दोष साबित हो गया तो उसको बचा हुआ भी अलाउंस सब कुछ मिल जाता है, और यदि वो नहीं साबित होता है तो फिर जो होती है तो माइनर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी, इस तरह से 8 पेनल्टी होती है अलग अलग। तो जैसे उत्तराखंड में 4 माइनर पेनल्टी है, 4 मेजर पेनल्टी है, तो उसमें से जो पेनल्टी है वो दिया जा सकता है। और यदि सर, क्रिमिनल तो प्रोसिक्यूशन है तो दैट इज क्योंकि दोनों का पर्पज अलग अलग है। जो सिविल इंक्वायरी होती है तो वो उसका पर्पज है नौकरी से निकालना, और क्रिमिनल इंक्वायरी का पर्पज है जेल भेजना। तो ये 2 अलग अलग उद्देश्य है, और इसलिए उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, प्रोसीजर है, वो भी अलग अलग होती है। सर इसमें जैसे हमने कोई सिविल कंप्लेंट किया है ना, मैंने मान लीजिए सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एक यूडीआईएन नंबर संबंधित एक कंप्लेंट किया, सर उसका जो स्टेटस रिपोर्ट है ना, वो 90 दिनों के अंदर उनको करना होता है चार्जशीट फाइल। तो क्या सर मैं उसका बीच बीच में स्टेटस उनकी जो मैंने जो कंप्लेंट किया हूँ उसका स्टेटस के बारे में मैं जानकारी ले सकता हूँ कि वो भी 81H के अंतर्गत आ जाएगी, या फिर ये बिल्कुल नहीं, फिड्यूशियरी ऐसा है रिलेशनशिप के अंतर्गत मुझे ही बस प्रदान की जाएगी या दूसरे लोगों को भी प्रदान की जा सकती है? नहीं, ये फिड्यूशियरी में भी नहीं आता, ये 81H में भी नहीं आता है। इसमें क्या है कि आरटीआई बना ही इसलिए है कि आप यदि शिकायत करता है तो आप उसमें पूछ सके, तो पहले आप शिकायत दे दो, और उसके बाद फिर, क्योंकि जो इन एक्शन होती है गवर्नमेंट की कि वो कुछ कर नहीं रहे, तो शिकायत देने के बाद फिर आप आरटीआई लगा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मेरी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई। अब उसमें क्या तो है कि वो केवल ये देखो कार्रवाई करके कंपेल नहीं कर सकते, यू कांट ब्रिंग ए हाँ, मैंडेमस तो हाईकोर्ट ही करेगा। वो कुछ यस सर, सर्टिफिकेट दे देंगे, लिख देंगे कि भाई हमने कार्रवाई नहीं स्टेटस की। बस की जानकारी हम ले सकते अब वो हैं। कार्रवाई नहीं की, क्या वो स्टेटस बता देंगे कि हमने किया नहीं किया, हमने क्लोज कर दिया, भाई हमने आपकी शिकायत पे जांच भी किया, या वो बोल सकते हैं जांच कमेटी भी हमने की और बाद में हमने देखा कि कोई भी सब्सटेंस नहीं है, आपकी शिकायत में कोई दम नहीं है, देयर इज नो मेरिट, और इसलिए हमने शिकायत को क्लोज कर दिया, ऐसा भी वो दे सकते हैं। अब उस रिपोर्ट को फिर आप चैलेंज कर सकते हैं, है ना। तो तो वो सर आरटीआई में इसमें केवल ये कि क्या किया है वो बता देंगे, सर वो जो बता देंगे, शिकायत मैंने क्यों किया हूँ नहीं तो किया उसकी है, जानकारी मैं ही ले सकता हूँ कि कोई और भी ले सकता है उसकी जानकारी? नहीं, उसमें शिकायतकर्ता को ही मिलता है, क्योंकि उसमें क्या होता है फिर वो मामला आता है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप और 81J। तो वो ई और जे में जनरली वो मना करते हैं कि उसमें थर्ड पार्टी जो होता है वो उसमें नहीं कर सकता है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है वो आप बता सकते हैं कि मेरी शिकायत पर क्या हुई है। तो वो यदि आप मांगते हैं तो फिर 81J का डिफेंस नहीं चलता है, क्योंकि आप शिकायत और करता है तो आपकी शिकायत निरस्त हुई, तो इसको आपको जानने का अधिकार है कि भाई आपकी शिकायत है, इसमें कोई मेरिट नहीं था और अतः हमने उसको निरस्त कर दी। तो ये जानने का अधिकार शिकायतकर्ता को होता है, बट दे हैव टू इन्फॉर्म इट। और यदि वो नहीं करते तो इसीलिए तो आरटीआई बना है, तो आरटीआई में पूछ सकते हैं। जी 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 सर, हाँ जी। बिल्कुल सही। सर अगला प्रश्न लेते हैं हम। सर जांच समाप्त करने में दिन में आपने बता दिया सर वही 90 दिनों का समय और सीसीएस कंडक्ट रूल के संबंध में। सर तीसरा प्रश्न, जैसा कि आप मेरा देख भी सकते हैं, जांच में पेनल्टी या कार्य विभाग की नियमावली संहिता का वर्णन कहाँ पर दिया होता है? तो सर आज का उत्तर आपने बताया मुझे कि सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल या फिर डिसिप्लिनरी एंड अपील, जो विभाग की रूल्स या अलग अलग विभाग के अपील रूल्स उसमें होता ये है सब चीजें दिए होते हैं। उसमें दिया रहता है, तो ये स्टेट और उसके हिसाब से होती है, तो सेंट्रल के हिसाब से। सर अब यहाँ पे एक बहुत ही सेंट्रल महत्वपूर्ण का या जो पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है, सरकारी कंपनी भी होती है, स्टेट या जी सेंट्रल की। जी तो जी सरकारी सर, सेक्टर मतलब उसमें कंपनी भी आ जाती है, जैसे इंडियन रेलवे इज कंपनी, इंडियन रेलवे सरकार नहीं है तो सरकारी कंपनी है ना। तो वो सरकारी हम्म। कंपनी है, या जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो जो बैंक है वो भी सरकार नहीं है, बैंक है वो सरकारी कंपनी है। जी, तो सर ये मतलब मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, ये सर जो वेबसाइट होती है इन लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है, उसके वेबसाइट के जो लास्ट के कोने में एक दिया रहता है रूल्स एंड वगैरह, या पहले या दूसरे नंबर पे एक बटन बनी रहती है वेबसाइट के पेज पे। तो मुझे संभवतः वहां पे उम्मीद है कि ये चीजें मिल जाएंगी, इनकी पीडीएफ, ऑफिशियल पीडीएफ। हाँ, ये सब चीजें मिल जाती है जनरली, और वेबसाइट पर भी लोग वॉलंटरीली डिक्लेयर करते हैं। उसके अलावा आरटीआई में भी एक आरटीआई लिंक भी होता है, तो उसमें भी जो फॉरवर्ड भी होता है, तो जनरली ये वो अपने एम्प्लॉय के लिए भी उपलब्ध कराना चाहते हैं और करा देते हैं जनरली। तो पहले से आरटीआई ऐड करने से पहले से भी इस तरह की सूचना होती थी और अभी भी, तो इसलिए जो आरटीआई का फॉरवर्ड भी है वो उसमें भी कुछ सूचना देना जरूरी है, और उसको वेबसाइट पर पब्लिश करना आवश्यक है। तो उसके अलावा भी कई लोग जो है वो अलग अलग लिंक में इसको अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करते रहते हैं, तो वहां से भी ये सूचना हासिल हो सकती है। तो कंसर्न सर ये ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर भी बहुत सर ये चीजें अपन विभाग से भी सत्यापित छात्रवृत्ति, मतलब जो भी उनका शुल्क है 2 रुपए पर पेज का, वो मांग हाँ, सकते हैं? विभाग ये तो नहीं लिख के दे देगा कि हमारे यहाँ मांग उपलब्ध सकते हैं नहीं है अगर जानकारी? देखो, हाँ ठीक है, वो सत्यापित स्थिति जो है ना वो भी एक तरह से ज्यादातर अननेसेसरी प्रोसीजर है। वो क्या होता है कि लोग जब ओवर डिफेंसिव चलते हैं कि पीआई की सिग्नेचर में, तो पीआई का सिग्नेचर के बिना भी आरटीआई एक्ट चलता था। आरटीआई एक्ट तो था ही नहीं, सभी लोग साबित करते थे।
आप वेबसाइट से पब्लिश कर दो और कॉपी कर दो और सेल्फ अटेस्ट कर दो। यदि वो बोलता है कि हमारी वेबसाइट पर ऐसा हमने छापा नहीं था, तो फिर आपको अगली स्टेप करनी है, अदरवाइज ये सब चीजें अननेसेसरी है। जैसे जी जी मुझे बड़ा सरप्राइज होता है कि लोग बोलते हैं अखबार में आपने विज्ञापन छापा था उसकी सत्यापित प्रति। अरे यार, जब अखबार में छापा हमने तो उसकी लाखों कॉपी गई है, तो क्या हम कोर्ट में इस पे लड़ाई लड़ेंगे कि हमने विज्ञापन नहीं छापा है? इसका बिल्कुल मतलब सही है कि सर। उसको एविडेंस का बेसिस भी मालूम नहीं है। तो ये मतलब हंसी आती है जब इस तरह की, लेकिन अब लोग मांगते हैं, ठीक है 2 रुपया चार्ज करके हम उसको दे देते हैं कि ले पकड़ वही कॉपी अपनी विज्ञापन की, क्या कर लेंगे उससे वो। तो विज्ञापन क्या है, ये फालतू चीजें मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीआर से ही सत्यापित नहीं होता है। जो आपने अखबार की कॉपी लगा दिया तो एविडेंस एक्ट का बेसिक्स मालूम होना जरूरी है। विज्ञापन की कॉपी आपने किया तो वो क्या, वो दैनिक जागरण के एडिटर को थोड़ी बुला के पूछेगा जज? अरे अगला आदमी डिनाई करता है कि हमने ऐसा विज्ञापन नहीं दिया और ये फैब्रिकेटेड कागज है, तो फिर वो जज उसमें जाता है। अदरवाइज वो मान लिया जाएगा कि वे विज्ञापन किया है। तो लड़ाई उस पर नहीं हो रही कि विज्ञापन नहीं छापा है, लड़ाई ये है कि विज्ञापन में जो लिखा उस कंडीशन का पालन हुआ कि नहीं हुआ, बात उस पर चल रही है। लोग दूसरी चीज में भटक जाते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो मैं बहुत सारी अनुभव सर अननेसेसरी आपकी बात। प्रोसीजर इसलिए बढ़ जाती है आजकल। जी जी हाँ। सर, मेरा अगला जो चौथा प्रश्न था, अधिकतर देखा गया कि विभाग के अधिकारी बचाते हैं जूनियर्स को बचा लेते हैं, ऐसे में किन चाणक्य नीतियों चालाकियों का प्रयोग हम कर सकते हैं? क्योंकि सर ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। कुलदीप जी का क्या राय है? जूनियर को फंसाना चाहिए? नहीं सर। भाई भाई देखिए, सबका उद्देश्य, सब ईमानदार लोग हैं, सबका उद्देश्य यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई कैसे लड़े यार, इसीलिए हम लोग साथ में हैं। नहीं नहीं सर, कुलदीप जी को प्रैक्टिस शुरू करने दीजिए कोर्ट में, उसके बाद पता चलेगा जूनियर सीनियर का रिलेशन क्या होता है। नहीं अभी तो सर, मैं प्रैक्टिस शुरू नहीं किया ना, अभी बहुत खुजली होगा। कोई बात नहीं, चलिए। अरे सर, मैं सत्य की राह पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। हाँ, सत्ता साफ सत्ता पता चल जाएगा। प्रैक्टिस तो शुरू कीजिए, उसका बाद अगर हम जिंदा रहते तो हमको एक बार बुलाइएगा, हम जाएंगे। अरे बिल्कुल आमंत्रित। जी जी सर। सर, तो ये जो एक विभागीय जो रिलेशन, क्योंकि सर हम हमेशा देखते हैं कि अपीलीय अधिकारी, तो इसके लिए जो हम कॉमन प्रोसीजर अप्लाई करते हैं कि भाई हम मंत्रालय वगैरह में शिकायत कर रहे हैं। सर मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा सर। मेरे को एक बहुत ही एक सीनियर वरिष्ठ अधिकारी है, उन्होंने इस बड़ी अच्छे ज्ञान की बातें बताई थी इस विषय में, कि जब भी कोई सीनियर अधिकारी जब जूनियर को फंसाता है ना, तो उसके लिए। जी जी। हेलो। नहीं, कंटिन्यू रखिए, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा। तो इसमें हाँ। ये किसी की तरफ से साउंड है। हाँ, तो उसमें उन्होंने मेरे को बड़ा अच्छा एग्जांपल बताया था सर। एक विभाग का परिचय देना चाहूंगा यहाँ पे, इलस्ट्रेशन। तो उसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई शिक्षक है ना, वो आपको गलत जानकारी दे रहा है, मगर आपके पास पर्याप्त सबूत हैं उस शिक्षक के खिलाफ। तो उन्होंने मेरे को ये तरीका बताया कि पहले ऐसा करो, जिला शिक्षा अधिकारी को पहले उसकी शिकायत कर दो। ठीक है, उस शिक्षक की सबूत मत दो, जिला शिक्षा अधिकारी से पहले लिखवा लो कि आपने जो शिकायत करी थी, है ना, उस पर कोई तथ्य नहीं पाए गए, और तो इस कारण से जो संबंधित है कार्यवाही को करना न्यायोचित नहीं होगा, जो भी है। जब जिला शिक्षा अधिकारी लिख के दे दे, फिर जिला शिक्षा अधिकारी से ऊपर वाले अधिकारी को सबूत के साथ कंप्लेन करो कि सर ये नीचे वाले अधिकारी को बचाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने मेरे को लिख के दे दिया इस तरह से, जबकि ये रहे साक्ष्य। मतलब कि इससे यह स्पष्ट होता है कि जिला शिक्षा अधिकारी और जो उनका शिक्षक है, वो दोनों मिले जुले हैं। तो ये तरीका उन्होंने मुझे बताया था, और बहुत ही बढ़िया तरीका लगा था मुझे उनका, ताकि हम कार्यवाही करवाना सुनिश्चित कर सकें। बाकी फिर हम आगे चीजें तो देख ही रहे हैं। हाँ ठीक आगे है, ये बढ़ते तो हैं। देखो टैक्टिक्स है, दाव पेच है, कैसे करना है, हाउ टू डू है ना, ये क्वेश्चन है ये सब। तो ये जो दाव पेच है, क्या करना चाहिए, कैसे करना है, तो क्या करना चाहिए वो यदि तय हो जाए तो फिर कैसे करना है, कैसे, ये सब दाव पेच है, अलग अलग टैक्टिक्स है। तो इसमें कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं भी होते। तो वो अलग अलग सिचुएशन पर डिपेंड करता है वो। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही है सर आपका कहना। सर, इसमें हमारा पांचवा छठवा प्रश्न यही था कि कोर्ट निर्णय की मदद इसमें कैसे ली जा सकती है। सर, तो ये तो एक बेसिक हमारी जो शिकायत प्रक्रिया है, इनमें तो मुझे नहीं लगता कि हम कोर्ट की, आपका क्या विचार है सर इसमें? नहीं, शिकायत पे क्या कार्रवाई की गई है तो आरटीआई में पूछ ही सकते हैं, है ना। हाँ, इसमें कोर्ट का कोई शिकायत पे क्या विशेष। कार्रवाई की है, और वो जी कार्रवाई की है तो भी बता देंगे, कार्रवाई नहीं की है तो भी बता देंगे। जी जी उनको जी जी। डिक्लेरेशन देना पड़ता है, यही पारदर्शिता है। सर, इसमें मेरा सातवां प्रश्न, अगर आप देख सकते हैं, संपत्ति की शिकायत करने का सबसे आसान प्रक्रिया कैसे हो सकती है? मतलब सर, ये मैं इसी के मैं पूछ रहा हूँ, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वैसे तो आप बता चुके हैं इसके बारे में काफी डिटेल। इसके लिए मगर एक सामान्य, जैसे आरटीआई की प्रक्रिया के अंतर्गत हम एक सामान्य व्यक्ति शॉर्ट में, मतलब कैसे संपत्ति की शिकायत करने का सबसे आसान प्रक्रिया कैसे हो सकती है, इसके लिए साक्ष्य कैसे एकत्रित किए जाए? नहीं, इसमें देखिए, ये 8(1) की वजह से ये मामला बहुत और कोर्ट रूल्स की वजह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इसका एक ही उपाय मेरी समझ में आता है, और वो है 8
8(2) की जो 8(2) है, इसमें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि जैसे राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, ये लोग अपने अपने अंडर में जो भी पब्लिक सर्वेंट्स आते हैं उनके बारे में एक यूनिफॉर्म रूल यदि बनाते हैं कि ये जो चुनाव है, ये जैसे कुछ राज्य सरकारों ने किए भी है, तो जहां पर अब वो जो करस्पॉन्डिंग वहां का जो मुख्यमंत्री है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी पारदर्शिता चाहता है। तो जहां पर इस तरह से 8(2) में उनको अधिकार दिया है कि कॉन्फिडेंशियल है, दैट्स ऑल राइट, लेकिन कॉन्फिडेंशियल होने के बाद भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो यदि चाहे तो उसको पब्लिश कर, ये प्रकाशित कर सकता है, या इस तरह के नियम बना सकता है कि कोई मांगेगा तो उसको ये सूचना दे दी जाएगी। तो वैसा यदि कर दिया गया है तो फिर इस तरह के शासन आदेश कुछ लोग लाते भी है आयोग में। तो जहां जहां पर ऐसे शासन आदेश आ जाते हैं अमुक स्टेट के, तो वहां के सूचना आयोग जो है वो फिर उस शासन आदेश के मुताबिक करते हैं कि भाई शासन आदेश के अनुसार भी आपको संपत्ति देनी चाहिए, तब तो ये 8(1)J में नहीं आता है, तो वहां पर 8(1)J का डिफेंस फिर लागू नहीं होता है। तो ये उपाय है कि 8(2) में इसको ये करने के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको लिखा जा सकता है कि उसको जैसे राज्य के जितने भी, जैसे जज का भी मामला था ना, सुभाष चंद्र अग्रवाल जी का केस हम जानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने बोला कि जजेस जो है ये संपत्ति डिक्लेयर तो कर रहे हैं बट दे आर डिक्लेयरिंग ओनली टू द सीजीआई। तो सीजीआई तो है, लेकिन क्या ये वेबसाइट पर भी पब्लिश किया जाना चाहिए कि नहीं, है ना। तो उन्होंने डिमांड की थी कि इसको वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए। तो उसमें फिर उन्होंने ये केस घुमा दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो आरटीआई के दायरे में आता है, लेकिन प्रक्रिया ये है कि हर जज को अपना अपना अधिकार है, और वो जज है वो फिर जो पीआईओ है या जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार होता है ना, जो भी पीआईओ, तो वो अपना उसको नोटिस देगा और फिर वो अपना प्रकटन की प्रक्रिया जो भी होती है 11(1), 11(2), 11(3) वो फॉलो करके फिर वो डिस्क्लोजर की प्रक्रिया के मुताबिक वो करेगा। इस तरह का उन्होंने निर्णय नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो उन्होंने भी ऐसा रूल वगैरह नहीं बनाया कि इसको हम पब्लिश कर देंगे वेबसाइट पे, लेकिन कुछ आयोगों ने जरूर किया है। हमारे जो उत्तराखंड के 3-4 सूचना आयुक्त थे उस टाइम, तो उनके जो संपत्ति का विवरण था ये भी जब वो ऑफिस होल्ड कर रहे थे तो वेबसाइट पर ये प्रकाशित था। तो जो करना चाहे वो कर सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो यदि इस तरह का करे, तो जो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिया है 2E में, ये 2E में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आपने देखा होगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी राज्य के राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, कोर्ट के मामलों में जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का वो है, और यूनियन टेरिटरी के मामले में यूटी एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसमें ये ध्यान रखिए, एपेरेट अथॉरिटी नहीं है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो 8(1)D और 8(1)E और 8(1)J, 8(1)J में पीआईओ का सर्टिफिकेशन इनफ है। 8(1)D और E में जो लिखा है वो एपेरेट अथॉरिटी लिखा है, और वहां पे जो 8(2) है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो एपेरेट अथॉरिटी अलग है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अलग है, ये आपको समझना पड़ेगा। एपेरेट अथॉरिटी वो है जो 19(1) में है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो है जो 2E में है। तो इसलिए शब्द पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, उनके पावर्स जी अलग अलग है। जी जी हाँ जी। जी, ओके। इसमें सर अगला प्रश्न अनुपस्थिति का सर एक बहुत बड़ा, जैसे हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किए थे बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेके, तो इसमें सर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आती है कि अधिकतर विभागों में, खासकर जो रूरल एरियाज में लोकेटेड है, कि कर्मचारी आता है, साइन करता है और निकल लेता है। और कई बार ये भी प्रॉब्लम्स आती है कि कर्मचारी जो है वो 4-5 लोग जैसे नियुक्त हैं, कई सारे हॉस्पिटल, एक वास्तविकता है सर ये, कई सारे हॉस्पिटल्स हैं छोटे छोटे गांव ग्रामीण स्तरों में, तो वहां पे सिर्फ एक कर्मचारी रहता है, 3-4 जो है वो नदारद रहते हैं। इन केस अगर इंस्पेक्शन हो जाता है तो वहां पे होता क्या है कि वो एप्लीकेशन उनके पास पहले से ड्राफ्टेड लिखी हाथ में होती है, सिग्नेचर की हुई, उसको डेट डाल के प्रस्तुत कर देते हैं अधिकारी को कि भाई संबंधित जो कर्मचारी अधिकारी है वो छुट्टी पे है। तो सर इसके लिए अभी वर्तमान में कोई आपका अनुभव, कोई उपाय सर इस तरह की समस्याओं को उजागर करने का? जी, ये जो है ना, ये कानून बनाने का नहीं बल्कि उसके इम्प्लीमेंटेशन से ज्यादा रिलेटेड है। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं ना, तो वो इंस्पेक्शन हम्म। करते हैं, फिर वो देखते हैं, ये स्कूलों में होता है, हॉस्पिटल में होता है, कई जगह पर होता है। और उसके कारण भी अब उसमें क्या है कि जनरली जो इसमें कोई बहुत ज्यादा पनिशमेंट नहीं होता है, ये होता है कि सैलरी स्टॉप कर देते हैं या शो कॉज नोटिस दे देते हैं, एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं ताकि वो समय से अटेंड करे। कई बार ये होता है कि वो अटेंड करते भी है, 8 घंटा बैठते भी है और उनके पास काम ही नहीं होता है, तो वो तो बैठ के भी वैसे भी फ्री में ही सैलरी निकालते हैं, तो उपस्थित होना नहीं होना ये कोई मायने नहीं रखता। तो मेन चीज ये है कि जो अथॉरिटी है वो ये देखे कि रिक्वायरमेंट है कि नहीं, वो काम कर रहा है कि नहीं, उतना हम काम ले रहे हैं कि नहीं, 8 घंटा या जो भी है। अब देखिए जो डेपुटेशन की व्यवस्था बनी है, डेपुटेशन की व्यवस्था क्यों बनी? क्योंकि पद सृजित हो जाते हैं, काम है नहीं आदमी के पास, नौकरी से आप निकाल नहीं सकते, तो करेंगे क्या? अब पद सृजन करना है तो पद सृजन करने के लिए आदमी का 30 साल का सैलरी कैलकुलेट करिए, फिर वो रिटायरमेंट के बाद 15 साल जिंदा रहेगा ये मानते हुए पेंशन कैलकुलेट करो, तब जाके पद पद क्रिएट होता है। तो इसलिए क्या करते हो, डेपुटेशन पे कर देते हैं। तो मेन चीज है हमारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, आदमी काम कर रहा है कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन बीइंग एट ए पर्टिकुलर प्लेस और नॉट। तो इम्प्लीमेंटेशन का मैटर है। और अब सर तो वर्क फ्रॉम इसमें होम हो इसमें गई सर है। प्रूफ ऑफ बर्डन हाँ, किसके ऊपर आएगा? जैसे हम अनुपस्थिति की कंप्लेंट करते हैं, तो अनुपस्थिति की कंप्लेंट करने पे प्रूफ ऑफ बर्डन किस पर आएगा इसमें? नहीं, इसमें जो आरोप लगाता है उसमें ये होता है कि अटेंडेंस रजिस्टर या जो रिकॉर्ड होते हैं पहले तो वो देखे जाते हैं,
वो कहीं से भी साबित कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट इंस्पेक्शन भी कई बार होता है ना, तो उस टाइम भी देखते हैं कि कौन कौन उपस्थित है, नहीं है, तो उसमें डीएम भी जाते हैं, अपना दौरा कहीं करते हैं, कुछ काम से जाते हैं मीटिंगों में, तो वहाँ पे थोड़ा घूम भी लेते हैं और वो सरप्राइज इंस्पेक्शन करके इस तरह से करते हैं। हमारा भी होता है, हम टीचर थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो हमारे एचओडी है, वो डीन है, डायरेक्टर है, कभी कभी क्लास में घुस जाते हैं अचानक, क्लास ले रहा है कि नहीं टीचर, है ना, तो ऐसे वो मतलब एक इंस्पेक्शन के तरीके होते हैं। ऑनलाइन मीटिंग में भी ऐसा होता है, ऑनलाइन मीटिंग में भी उनके वो अकाउंट बने हुए थे, लॉग इन करके देख लेते कि भैया ऑनलाइन पढ़ा रहा है कि नहीं, कैसे आप उसको ट्रैक करेंगे उसको। तो कोरोना के टाइम पे ये भी बनना था कि उनके भी अकाउंट क्रिएट कर दिए, बैठे बैठे अपने टेबल पे देख ले और 5 मिनट में आके दूसरी क्लास में निकल गए वर्चुअली। तो ऐसे भी तरीके लोगों ने निकाले हैं। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन का विषय है ये, तो इसमें जो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये देखना चाहिए कि हम जो सैलरी दे रहे हैं किस बात की दे रहे हैं, क्या वो रिडंडेंट पोस्ट है या कुछ काम नहीं दे रहे हैं। कई बार यहाँ पे ऐसा भी हो गया कि उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, स्कूल बना दिए, 3-3 4 4 स्टूडेंट है, अब 3-3 4 4 स्टूडेंट के लिए आप कितने टीचर्स को सैलरी दे रहे हैं, तो बहुत सारे स्कूल हाँ बंद सर, कर ये दिए गए। इस विषय पर भी हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे सर। ऐसी स्थिति में क्या हम पत्र, मतलब कई सारे, मैं आने वाले समय में मेरा निवेदन है, चूंकि अभी बात छिड़ी है तो मैं 2-4 बिंदु और चर्चा करना चाहूंगा। इन सभी लोगों की राय के लिए भी हम अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे सर। कई बार ऐसे कुलदीप जी, थोड़ा सा केएम भाई इसमें जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से। उन्होंने ग्रुप में एक मैसेज किया था जिसमें जी जी उन्होंने बताया कि कोई आरटीआई एक्टिविस्ट थे जो 4 महीने से भूख हड़ताल पे थे और वो उनका डेथ हो गया है। तो इस विषय पर वो कुछ कहना चाह रहे थे, तो उनको भी आप सुन लीजिएगा, है ना। जी 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 बिल्कुल सर, हाँ, हम पहले उन्हीं को ले लेते हैं सर, उनका मैसेज। जी उनको हाँ, जी इनवाइट हाँ। कर दीजिए। हाँ जी केएम भाई, जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी 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 सभी जी सभी साथियों को जी नमस्ते। अ, ये बहुत मतलब बेहद गंभीर मामला है। हमारे मथुरा के साथी हैं देवकी नंदन शर्मा जी, जिनकी उम्र करीब 60 वर्ष के आसपास थी, और पिछले 12 वर्षों से वो अपने गांव में जो सरकारी योजनाएं हैं उनमें हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, और आरटीआई के माध्यम से कई सारे उन्होंने भ्रष्टाचार उजागर भी किए थे, जिसकी जांच के लिए वो लगातार स्थानीय प्रशासन को लिख रहे थे, उनसे बोल रहे थे, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो अभी 12 फरवरी से वो उन्होंने ये तय किया कि मैं भूख हड़ताल करूंगा अपने गांव के विकास के में कार्यों के लिए। तो वो अपने ही घर के पास एक मंदिर है, वहां पे बैठ गए भूख हड़ताल पे, और 4 महीने से किसी सरकारी प्रशासन ने ध्यान ही नहीं दिया उन पे। जब पिछले 2 दिन बाद, उनकी 2 दिन पहले जब उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई, तो तब वो एसडीएम आए और उन्होंने उनके घर के बाहर, एसडीएम क्या है, एसडीएम के यहाँ से कोई आया और उन्होंने उनके घर पर एक पर्चा चिपका दिया कि यदि आपने अपनी भूख हड़ताल खत्म नहीं करी तो स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी, बस। और परसों उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई और वो जब हॉस्पिटल ले जाते समय डेथ हो गया। तो इस तरह से बड़ा मतलब बहुत गंभीर मामला है, और थोड़ा मैं तो ये भी चाहूंगा कि अगर हम सभी साथी 1 मिनट के लिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मौन करेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसी विषय पर मीटिंग करने के लिए, बातचीत करने के लिए आज शाम 5 बजे हम लोगों ने गूगल मीट पे मीटिंग रखी है। तो जो भी साथी जुड़ना चाहें जुड़ जाएं, और खासतौर पे उत्तर प्रदेश के जो साथी हैं वो जरूर शामिल रहें, क्योंकि हम लोग इसे एक आंदोलन के रूप में करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग का भी कोई सुझाव हो कि इस पे क्या किया जा सकता है और क्या हो सकता है, तो भी चाहेंगे। सर मेरे शिवानंद सर। सर सुझाव इसमें यही रहेगा कि उनने जो काम अधूरे छोड़े हैं, अपन सब लोग मिलकर कम से कम उसे पूरा करें। जी जी सही कह रहे हैं आप, लेकिन शायद हम लोगों को इस तरह का कुछ एक प्लान बनाने की जरूरत है कि जिस तरह से पूरे भारत में आरटीआई को लेके एक निष्क्रिय करने का प्रयास किया जा रहा है, और इससे पहले भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं की डेथ हुई है, कहीं पे तो अटैक हुए हैं, जानलेवा हमले हुए हैं, और ये एक अलग तरह का भी मामला है। तो सर, क्या मेरा एक ऐसा सुझाव होना था जी 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 सर मेरा एक इसी सुझाव बीच में था शायद कि हमारे बीच में राहुल सर भी जुड़ चुके हैं। हम उनको स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, खबर सुनी आपने केएम भाई जी के द्वारा जो अभी बताया गया? ये एक्चुअली मैं आखिरी के कुछ वो शब्द सुन पाया था कि किसी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनकी डेथ हो गई है। वो मुझे बैकग्राउंड नहीं मालूम है कि उसमें
क्या एक बार वो सर मतलब क्या फिर से ब्रीफ में सुन लेते हैं मतलब कि क्या अभी सर फिर से एक बार मर्डर हुआ दोहरा है या दीजिए। क्या है? हाँ, ये राहुल जी, ये उत्तर प्रदेश के मथुरा का मामला है। और जी वो मथुरा के एक शंकरगढ़ी करके गांव है, और वहाँ पे जो शौचालय और बाकी जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनमें जो भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ ये देवकी नंदन जी लड़ रहे थे। उन्होंने आरटीआई के माध्यम से कई सारे उसमें गड़बड़ी पकड़ी भी थी, और वो स्थानीय प्रशासन से उस पर जांच की मांग कर रहे थे। लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा उस पर जांच नहीं की गई। जांच की भी गई तो वो जैसी जांच होती है वो हम सभी जानते हैं। तो वो इसी के खिलाफ भूख हड़ताल पे थे पिछले 4 महीने से। जी और इस भीषण गर्मी में भी उन्होंने कुछ खाया नहीं, सिर्फ पानी और नींबू पानी का इस्तेमाल किया। लेकिन जबकि प्रशासन ने ये दिखाया है कि पोस्टमार्टम में ये आया है कि उनके पेट में अन्न निकला है और उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। अच्छा। हाँ। तो और उनके घर वालों को कहना है कि जब 2 दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई, ज्यादा खराब हुई, उन्होंने इन्फॉर्म किया तो उसके बाद भी कोई प्रशासन से नहीं आया। अच्छा। और सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए एसडीएम कार्यालय से एक उनके घर के बाहर वो जहाँ धरना कर रहे थे वहां पर एक कागज चिपकाया गया कि ये आपका धरना तर्कसंगत नहीं है या न्याय संगत नहीं है, इसे जल्द से जल्द खत्म कर दें, नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए मुझे लगता है कि अभी मतलब अगर ये आपको लग रहा है कि ये रिपोर्ट मैनेज की गई है जी अ, या जो भी है, मेरा ये कहना है कि हमें इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक कॉज के तहत उनकी डेथ हो गई। मतलब मान लीजिए कि अगर सामान्य परिस्थितियों में अगर वो भूख हड़ताल भी नहीं कर रहे होते और सिर्फ धरने जी पे बैठे होते और धरना देते हुए भी अगर उनकी डेथ हुई होती, तो ये बेसिकली एक कॉज के लिए उनकी जान गई है ना। तो जी जी हार्ट अटैक हो जाता या कुछ भी उसमें उस दौरान अगर कोई इस तरह का विरोध प्रदर्शन करते हुए उनकी डेथ होती, तो उसको मुझे लगता है कि उसको जाया नहीं देना देना चाहिए। इसमें बेसिकली एक एक्टिविस्ट जो है वो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हुए मतलब उनकी डेथ हुई है, तो उसी विषय को मुझे लगता है उस पर आगे ले जाना चाहिए। उसमें जो उनके जो मुद्दे हैं, जैसा अभी एक सज्जन उन्होंने भी कहा कि उन जो अधूरे काम है, तो उनके जो मुद्दे थे उस मुद्दे पर जिस मुद्दे को लेकर के वो कर रहे थे, तो जी वो शहादत जो है वो व्यर्थ ना जाए। उस पे जी अगर अगर हम लोग सब मिल करके भी एक ज्वाइंट ये लिख सके पिटीशन उनको जी मुख्यमंत्री को वहां के, तो और वहां से फिर कुछ कार्रवाई इनिशिएट करवाएं, तो मुझे लगता जी है कि उससे काफी एक मैसेज भी जाएगा, स्ट्रांग मैसेज जाएगा। हम्म, क्योंकि ये विवाद का विषय कि उसमें जो ये अन्न मिला है पेट में पोस्टमार्टम का, वो उसमें क्या होगा कि वो सारी चीजें उलझ के रह जाएंगी। फिर वो आपकी जो मतलब मैंने जो आप करवाना चाह रहे हैं, जी वो प्रशासन तो वही चाह रहा है कि इसी का विवाद में लोग उलझ के रह जाएं। जी तो जी मुझे लगता है कि ये तो तय है कि वो एक कॉज के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, हम्म, जिसके लिए वो कमिटेड थे, जो विषय उन्होंने उठाया था, जो अन्याय चल रहा था, उसके लिए उन्होंने अपनी जान दी है। जी तो जान दी है तो बस उसके उसको लेकर के ये करें कि मतलब इन्हें भाई, अगर ये नौबत ही क्यों आई, अगर प्रशासन ने उनकी मांगों को उसी समय मान लिया होता, उस पर एक्शन ले लिया होता प्रोएक्टिवली, पहले ही कार्रवाई हो गई होती, तो उनको धरना प्रदर्शन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जी तो उनकी जान नहीं जाती। तो ये तो एक तरह से प्रशासन का, एक तरह से हम ये मान के क्यों नहीं चलते हैं कि एक तरह से मर्डर है उनका। जी सही कह ये रहे हाँ, प्रशासन की लापरवाही की वजह से मर्डर है, प्रशासन की जो केलॉस एटीट्यूड है उसकी वजह से ये मर्डर है। तो हम्म, हमें लगता है कि इसमें एक पिटीशन, ये सबको मिलकर के एक पिटीशन जो है ड्राफ्ट कर रहे हैं, और उस पे सबके साइन चले जाएं, और उसमें मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के योगी जी को, उनको एड्रेस करके लिखा जाए कि भाई ये प्रशासन इसमें लापरवाही है, जो तत्कालीन प्रशासन थे और जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे उस पे कार्रवाई नहीं होने की क्या वजह है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि ये जिसकी लापरवाही की वजह से हुआ, और क्यों ऐसी स्थिति बन गई कि एक कार्यकर्ता को धरना प्रदर्शन करना पड़ा और उस प्रदर्शन में वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई।
राहुल सर, मैं क्षमा चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए। जी इसमें अपन एक तरीके से और पूछ सकते हैं कि एक्स में अपन माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग करके और वहां के डीएम को टैग करके अगर अपन ये अपना ये प्रश्न पूछेंगे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि सोशल ठीक है। तो मीडिया के माध्यम। आप केम भाई, आप मुझे थोड़ी सी डिटेल, उनकी फोटोग्राफ, ये सब वो सब आप मुझे बना करके मुझे एक बार मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। जी हम लोग उस पर एक ऑनलाइन एक तो वो शुरू कर ही देते हैं जी इसमें राहुल जी, मुख्यमंत्री जी को। जी राहुल जी, मेरा एक सजेशन है, थोड़ा इसको यस। आप लोग देखिए। मैं कहना चाहता हूँ, लेटर बनाइए टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हम्म। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कॉपी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। जी तो जी। इसमें क्या होगा, सेंटर को भी पता हो जाएगा कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी साबित हो जाएगा। इसमें क्या होगा, हमारा हिसाब से यूपी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी एक प्रेशर आएगा। सही है, आप सही कह रहे हैं, ये भी किया जा सकता है। हाँ, क्या लिए हमारा कहने का मतलब है, इसको खाली यूपी का अंदर लिमिटेड रखने से फायदा नहीं होगा, ऑल ओवर इंडिया इसको ले जाना है। इसीलिए जी सेंट्रल गवर्नमेंट को एड्रेस करके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एड्रेस करके एक लेटर लिखिए, आप लोग सब मिलकर। काइंडली इंग्लिश में लिखिएगा। इसमें क्या होगा, ईस्टर्न साउथ इंडियन जो हम लोग का मेंबर है साउथ इंडिया में, वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। हिंदी में होने से खाली एमपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मतलब हिंदी स्पीकिंग एरिया ही सही होगा। है, सही है, सही है। हाँ, आप सही कह तो रहे इसमें हम लोग की सुविधा होगा, हम लोग भी जुड़ेंगे, और हमको लगता है ये करने से अच्छा होगा। उसका बाद आप लोग एक बार देखिए, ये मेरा सजेशन है। हैं। नहीं, ठीक है आशीष जी, बहुत अच्छा सुझाव है आपका। वी शुड प्रिपेयर इन इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर को जो एड्रेस काय करेंगे। के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का नेग्लिजेंसी का कारण और ये सब हो रहा, हम तो मीनवाइल सेंट्रल केम गवर्नमेंट को भाई, बोलेंगे। जी आप सर। मुझे जो इनकी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स जरा मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा, है ना? जी जी तो जी फिर एक्स हम के लोग फिर, माध्यम से भी अपन इनको ट्रोल हाँ, कर एक्ट सकते के हैं। माध्यम से हम लोग एक एक वो तो करें, क्योंकि कई बार उसमें भी कुछ एक्शन, कुछ अवेयरनेस तो आती है, लोगों को जानकारी भी मिलती है ना कि भाई ये सब चल रहा है, ये अंधेरगर्दी है। जी इंटरनेशनल जी ऐप है, इसमें बहुत सारे लोग देखते हैं, तो उसमें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ती है। हाँ, नहीं, वो जी यूपी की थोड़ी व्यवस्था अलग है। यूपी में कई बार हमने देखा है कि इवन जैसे पुलिस का भी सिस्टम जो है वहां पर थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहता है। अगर एक्स पर कोई चीज जाती है तो वहां पर हम्म, केस भी दर्ज कर लेते हैं, और पुलिस उसमें बताती भी है कि भाई ये मामला कायम हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली दे आर लाइक एट टाइम्स दे रिस्पॉन्ड टू ट्विटर, वो एक्स जो है उसको रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। अच्छा, ठक्कर सर जी है, ठक्कर सर आप है, जी जी। ठक्कर सर, केएम सर, इसमें मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे संबंधित अगर कुछ न्यूज प्रकाशित हुई है तो आप इस ठक्कर चैट सर पर नहीं भी, है। और बाकी जो हमारे सर हैं शिवानंद वो सर से आपका मैंने व्यक्तिगत इंडियन संपर्क हो तो उनको मैंने प्लीज शेयर कर दीजिएगा। इंडियन एक्सप्रेस का लिंक भेजा है। इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी है। इंडियन जी जी। एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पर लिंक इंडियन मैंने एक्सप्रेस, चेक जी कर, जी। लिंक जी जी। चेक कर। आज का पेपर में, नहीं, कल के कल के पेपर में, ठीक है, हम देख परसों ऑफ का लेंगे। कोर्स, मामला ऑफ है ये। कोर्स। तो काफी परसों का गंभीर विषय मामला है। है वैसे ये, तो हाँ इस जी। तो वीरेंद्र सर क्या है, निकल गया है? नहीं नहीं, वीरेंद्र सर से कुछ तकनीकी दिक्कत हो सकती है, बाकी जब तक हम कुछ अगले प्रश्न ले लेते हैं सर। हाँ हाँ। और सर, रात एक को छोटा सा इनकी प्रश्न था मीटिंग है। मेरा, जो अ, सबके लिए बहुत जरूरी रहता है, जो इस मीटिंग में जुड़ते हैं, जी उसके जी लिए जी मैं जी, हाँ सॉरी हाँ हाँ। आपकी बात। एक छोटा सा प्रश्न था। जी जी जैसे सर अपन आईटीआई फाइल करते हैं, आईटीआई में अपन जो अपने को जवाब मिलता है, अ, हेलो हाँ, सर, पूछिए ना, आवाज आ आपकी रही है आवाज आ क्लियर? रही है। आपका नाम क्या है, कौन से राज्य से हैं? सर, मैं तुषार जायसवाल मेरा नाम है, मैं एमपी से हूँ, बालाघाट जिले हम्म से। हम्म मेरा प्रश्न ये था कि मैंने एक अध्यापक के प्रति आरटीआई फाइल किया था, जिसमें मुझे जवाब बालाघाट जिला कार्यालय से मिला। हम्म फर्स्ट अपील में, प्रथम अपील में मुझे प्राप्त हुआ, उनके द्वारा मुझे नहीं दिया गया था। तो उसमें उनकी मार्कशीट मुझे संदिग्ध है, हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद द्वारा दी गई थी। उसमें मैंने लेटर लिखा, और हिंदी साहित्य सम्मेलन को बाय पोस्ट मैंने पोस्ट किया कि मुझे फलाना, उनकी मार्कशीट की मैंने सत्यापित फोटो कॉपी कराई, और उन्हें लेटर लिख के दिए गए कि मुझे इस मार्कशीट की जांच करके दी जाए। तो उसका अभी तक के जवाब नहीं आया, 2 महीने तक के। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं सर, क्या प्रोसेस हाँ रहेगा और किस प्लेटफॉर्म में काम करना चाहिए? हाँ, जी राहुल सर। ये सर, जो मार्कशीट जारी किसने किया था? हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद। सम्मेलन? जी सर, हिंदी कम्युनिकेशन साहित्य सम्मेलन वो, इलाहाबाद, जो अभी प्रयाग हो गया है।
आज वो एक्चुअली मार्कशीट नहीं होती, वो शायद वो अटेंडेंस वाला होता है कि जैसे कोई कॉन्फ्रेंस हुई तो उसको ज्वाइन किया गया, उनकी अटेंड उपस्थिति रही। मार्कशीट कैसी होगी मार्कशीट कैसे सम्मेलन होगी, की? वही तो। नहीं सर, ये मार्कशीट होती है बीटीसी नाम से। मैं उसकी फोटो यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ क्या? हाँ कर दीजिए। फोटो कैसे अपलोड करेंगे सर, बता देते अब थोड़ा सा वो तो थोड़ा अच्छा। सा आपके तुषार जी। फोन पर, आप फोन से जुड़े हुए हैं? जी सर। जी राहुल सर। तो फोन से जुड़े हुए हैं तो अपने उस गैलरी वाले सेक्शन पे जाइए, उस पे फोटो को सिलेक्ट करिए, उसको कॉपी कर लीजिए या सेंड कर दीजिए उसको जूम वाले इस पर, जूम के चैट पर, या चैट पर जाकर के आप चैट में भी जाकर के उसमें अटैच का ऑप्शन होगा। हाँ सर तुषार चैट में जी, सर कुछ जी सर। हम बताना चाहूंगे ग्रुप में भी पवन मेश्राम जी भी जुड़े हुए हैं, चैट जहाँ तक वो चैट भी में आप ही आप की जगह से हैं। चैट में जाकर के आप फोटो के ऑप्शन पे जाइए, नीचे जहाँ जी पर लिखते हैं ना रिप्लाई, तो उसमें जी फोटो सर। एक नीचे आ रहा है, फाइल आ रहा है, तो जो अटैच करना जी चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। जूम सर के एक चैट पर सेकंड। जाकर के, जूम के चैट पर जाइए। सर वो उनकी बीटीसी की मार्कशीट है, वो बीएड की मार्कशीट है वो। हाँ, और जूम सर के वो चैट पर। संजय। जी सर कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड। हम्म। तो हमारे ग्रुप में पवन मेश्राम जी जुड़े हैं, वो भी हमारे बालाघाट के से सदस्य हैं। आप उनसे भी तुषार जी संपर्क कर सकते हैं। जी सर। सर मैंने कर दिया टैग। ये टैग नहीं करना है, ये नहीं सर, मैंने वो अपलोड कर दिया, सॉरी। अपलोड करना है। जी। अभी आ रहा होगा, फोटो है तो शायद हो सकता है, इट वुड टेक टाइम। जी। तो सर जब तक की फोटो अपलोड होती है तब तक ही हम ठीक है, इसमें तो देखिए अब अपलोड कर मतलब दिया जो सर। एक टेक्निकली आप, अगर मेरा कहना है कि अगर ये मान भी लिया जाए हाइपोथेटिकली कि अगर वो सम्मेलन समिति ने ही ये मार्कशीट जारी की थी और उन्होंने जवाब जी नहीं दिया है, तो जवाब नहीं दिया जी। तो उसके बाद तो फिर आपके पास प्रथम अपील करने का एक रास्ता बचता है, प्रथम अपील करेंगे सर वो और फिर उसके, प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट संस्था है। तो वहाँ आरटीआई कैसे लगा दिया आपने? सर मैंने बाई पोस्ट के द्वारा पहुंचाया था उत्तर अरे प्रदेश तो की, उससे भाई अपलोड। सवाल ये जी उठता है, जी। आरटीआई किसी प्राइवेट संस्था में आप आरटीआई कैसे लगा देंगे? सर इसीलिए समझ जवाब लीजिए नहीं या तो मिल रहा है ना आपको, तो आप ऐसा करिए, आप प्राइवेट जी संस्था से पार्टिसिपेशन की वो क्यों मांग रहे हैं, मतलब नहीं, इसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एक प्राइवेट संस्था का मतलब ने क्या लोकल स्टैंडी है, उसकी उसकी मार्कशीट कहाँ और किस हद तक यहाँ पर उसके लिए जरूरी हो गया है? वैलिडिटी सर क्या है अदर उस चीज की? अदर अदर राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सर उसकी मार्कशीट की मान्यता बिल्कुल मान्यता नहीं है सर। मैंने उसमें नेट में सर्च किया था और इसमें कोर्ट के प्रिडिक्टेड भी आए थे उसमें बहुत सारे, तो उसमें बिल्कुल मान्य, पर मध्य प्रदेश में मान्य है हाँ तो आप उसको, बीटीसी। भाई अगर वैसा कुछ है, अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ है, तो फिर तो आपको कोर्ट में जाकर के वो उसकी मतलब मान्यता को ही चैलेंज करना पड़ेगा। सर मेरे को मतलब बस ये चेक करना है कि उसकी मार्कशीट रियल है कि फेक है, क्योंकि मुझे वो मार्कशीट जो है ना फेक लग रही सर। जैसे जैसे वो मार्कशीट में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, जैसे कि नाम आपको नहीं, टाइपराइटर से आपके लिखा पास है, क्या बाकी क्या सब चीजें दूसरा, सब कोई लिखी हैं। दूसरा मार्कशीट भी है क्या? नहीं मतलब सर। आप एक प्राइवेट संस्था की बात कर रहे हो ना, जैसे मान लीजिए कि कोई, अब आप ये समझ लीजिए कि कोई प्राइवेट संस्था है, वो जी प्राइवेट सर। संस्था कोई सर्टिफिकेट देती है, जी जी। अब आप उसको चैलेंज करना चाहते हो, जी तो सर। ऐसे तो कई इंस्टीट्यूट होते हैं, छोटे इंस्टीट्यूट होंगे जो आपको सर्टिफिकेट दे सकते हैं। हाँ सर, वही तो मेरा कहने मतलब अब है, तो उसकी उसकी जांच कैसी कराई जाए? नहीं तो उसका कोई वो, देखिए उसका कोई आधार नहीं होता है, क्योंकि ये कोई रेगुलेटेड विषय नहीं है जो शासन जी के किसी नियम के तहत इस तरह की परीक्षाओं को कंडक्ट कराने के बाद उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है। क्या इस तरह का कोई प्रावधान है कि ये जो जो सम्मेलन जिसका नाम बता रहे हैं, हिंदी ये साहित्य कोई भी सम्मेलन। एग्जाम, ये सर्टिफिकेट देने के बाद क्या किसी गवर्नमेंट बॉडी को नोटिफाई करते हैं कि हमने आज इस बार 60 कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट बांटे हैं इस साल, नहीं सर। इस तरह का कुछ नहीं अपडेट देते हैं? तो इसका कोई नहीं लोकल नहीं। स्टैंडर्ड, इसका कोई औचित्य नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा विषय और उसी वजह से उसको नौकरी मिली है। आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि नौकरी पाने का एकमात्र आधार वो सर्टिफिकेट ही है? नहीं सर, वो जो मैंने प्रथम नियुक्ति आदेश निकाला था, प्रथम हाँ, नियुक्ति आदेश में जो उनकी जो नौकरी हुई लगी थी सर, वो बीएड के माध्यम से लगी थी, तो बीएड की मार्कशीट। आप बीएड का अलग कह रहे हैं, बीएड उन्होंने सम्मेलन से, ये बीएड की मार्कशीट की बात कर रहे हैं क्या आप? जी सर। सर वही एक्चुअली हिंदी साहित्य सम्मेलन की। मैटर मैं भी थोड़ा सा देखिए समझ नहीं पा रहा हूँ।
नहीं, आप दो तीन चीजें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं हिंदी सम्मेलन का मार्कशीट है, ये बीएड की मार्कशीट है। सर वो जस्ट अ बीएड सेकंड की मैं मार्कशीट है, हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद द्वारा जारी की गई है। अरे देखिए, बीएड की मार्कशीट है ना, आप ये बोलिए ना। जी जी सर। हाँ जी सर जी। हाँ, तो आप ये बताइए, बीएड की मार्कशीट है। आप तो गलत जगह तीर चला रहे हैं आप उसमें। वो जी सर। इंस्टीट्यूट जो है ना, आपकी जानकारी के लिए, बीएड की जो भी जितने बच्चे पास होते हैं उसकी जी जानकारी वहां पे शिक्षा विभाग को जाएगी कि इस साल जी इतने सर। बच्चे ये पास आउट हुए हैं, है ना। तो वो उसका उसका पूरा वो रहता है। आप उसको उसके नियमों की जानकारी ले लीजिए, वहां पे बीएड सर की तो मैं परीक्षा इसका जो क्या बेस संचालित है, होता सर है। कैसे जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ? 2005 1998 का मामला है, उनकी जब मार्कशीट जारी की गई थी 1998 में जारी की गई थी। 98। अब ये भी एक विषय है कि सर उस समय, सर जहाँ से ज्वाइनिंग हुई होगी ना वहां पे होंगे उनके दस्तावेज। नहीं दस्तावेज तो होंगे, बात दस्तावेज की नहीं ना, बात उसकी है इसमें कुलदीप जी। इसमें इनका प्रश्न ये है कि वो ऑथेंटिसिटी उसकी जानना चाह रहे हैं। अब ऑथेंटिसिटी जानने के लिए मेरा ये कहना है कि बीएड जो ये अभी तक ये बता नहीं जी पा रहे थे रेगुलेटेड है कि नहीं है। बीएड जो होता है, एग्जाम होता है, और कोई भी एग्जाम जो होता है, जो इस तरह के इस लेवल पे एग्जाम होते हैं, वो रेगुलेटेड होते हैं। शिक्षा विभाग जो है, उच्च शिक्षा विभाग जो है, उसकी पूरी जानकारी रखता है। भाई आपको ये मालूम रहता है ना कि इस साल इतने लाख बच्चों ने 10वीं की एग्जाम दिया है, इस साल इतने लाख बच्चों ने 12वीं का एग्जाम दिया है। तो ये एक रेगुलेटेड विषय है। इसकी जानकारी हर अपने जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल भी हो गए, उन्होंने अगर 10वीं के बच्चे पढ़ाएं तो उनको एक नियम के तहत ये बताना होगा शासन को, प्रशासन को, कि हमने इतने बच्चों को पास आउट करवाया है। तो वे वही व्यवस्था जो है बीएड के एग्जाम और इस तरह के प्रोफेशनल डिग्री के एग्जाम में भी यही व्यवस्था रहती है, इनको बताना होता है। तो इसकी वहां पे जो सरकारी डिपार्टमेंट है जो कि बीएड के एग्जाम्स को रेगुलेट कराते हैं, उस शिक्षा विभाग है, वहां पर ही जानकारी होगी उनके पास। तो वहां आप इसकी वो देख सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग डेट में वहां पर जानकारी ले सकते हैं, वहां की फाइलों में देख सकते हैं क्या इस पर 98 में जब ये जारी किया गया था तो उनके द्वारा इसमें बताया गया था या नहीं बताया गया था, उससे मालूम पड़ जाएगा। अगर वो रिकॉर्ड वहां पे नहीं है, इसका मतलब है फर्जी रिकॉर्ड है। भाई कई नहीं बार सर तो मैंने आपको, वो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई बार तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, जी आपको अगर वो बोल भी दे कि हमने जारी किया है, तो भी मालूम पड़ा है कि उन्होंने वहां इन्फॉर्म नहीं किया। जैसे लॉ की डिग्री थी, तो क्या होता है, क्या है कि लॉ की डिग्री में वो आपको जो लॉ के इंस्टीट्यूट है वो तो आपको डिग्री दे देंगे, लेकिन उनको जब प्रशासन को बताना होता है, उन्होंने नहीं बताया है। उसकी जो करस्पॉन्डिंग फाइल होती है उसमें मालूम पड़ता है कि अरे ये तो झूठी डिग्री इन्होंने दे दी है, झूठा सर्टिफिकेट इन्होंने जारी कर दिया है। तो उसकी सही तरीका उसका यही है कि आपको जो प्रशासन है, जहाँ जहाँ पर जिसमें जिसको ये रेगुलेट करता है, ये जो एग्जाम जो रेगुलेट किया जाता है, जो अथॉरिटी है, वहां जी पे सर, मैंने लगानी किया पड़ेगी था आरटीआई। उनपे। जी हम उस राहुल जनपद सर, अरे यहाँ आप और एक तो सब, सवाल पैदा होगा। राहुल सर, नियुक्ति यहाँ हुई तो थी उनकी और एक तो जनपद से। सवाल लगता है पैदा हो जाएगा के लिए बोल रहा है 1998 का केस है, तो हम्म 20 साल से ज्यादा पुराना हो गया, तो सेक्शन 8(3) के तहत तो ये थोड़ा समस्या हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई वो विषय नहीं है। सर मुझे मिल लगता सकता है, है। और आशीष जी, आशीष सर थोड़ा आशीष सा। सर, ये विषय इसलिए भी नहीं है मेरे सामने। मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। मैं दिल्ली में जब था तो ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे वहां पर, उनके पास में बैठा हुआ था और उस समय एक सुनवाई चल रही थी। और उसमें करीब पार्टीशन के समय का उन्होंने जो एप्लीकेंट थे, आरटीआई एप्लीकेंट थे, उनका मैटर था। पार्टीशन के समय का उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन मांगा था, जो जमीन अलॉटमेंट हुआ था दिल्ली में उसका मांगा था। तो जो अथॉरिटीज थी उन्होंने भी यही कहा कि सर ये तो बहुत पुराना है, इतना पुराना है, तो देने का कुछ वो नहीं है। तो इंफॉर्मेशन जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के, उन्होंने उसको मैटर को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ये कोई प्रोविजन नहीं है कि दस्तावेज कितने पुराने हैं, इसका कोई आधार नहीं होता जानकारी रोकने का, और ये जानकारी दी जाएगी। क्योंकि भाई आप अगर किसी को वहां पर जमीन अलॉट हुई है, तो वो जमीन अलॉट हुई है, उसका गवर्नमेंट में बकायदा उसका ट्रांजैक्शन हुआ होगा और वो उसका पार्ट है। ऐसा अगर हम कर देंगे, इसको मान्य कर देंगे कि 20 साल से पुरानी जानकारी नहीं देंगे, तो आज की डेट में जितने आपके बाप दादाओं की जमीन है सबकी सब 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। प्रशासन आपको 1 मिनट में अंगूठा दिखा देगा, कहेगा कि नहीं साहब हम तो देंगे ही नहीं, ये तो 20 साल पुरानी जानकारी है। सर सर मैंने इसी इसमें की एक जानकारी चीज जनपद ऐड पर करना निकाला था था। तुषार जी।
इसमें आपको जी सर। जानकारी मिल जाएगी। 98 का थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए, कितने कॉलेजेस हैं जो, क्योंकि उस समय ना बहुत ही मतलब प्राइवेट कॉलेजेस उस समय ज्यादा हुआ नहीं करते थे, गवर्नमेंट कॉलेजेस ज्यादा हुआ करते थे। 98 की बात है, जानकारी मिल जाएगी आपको। वो उन्होंने लगाया ही नहीं, उन्होंने वो हिंदी सम्मेलन में एक तो गलत जगह आरटीआई लगाई है उन्होंने। जी जी। तुषार जी थोड़ा सा तो डायरेक्शन सही एजुकेशन करिए, डिपार्टमेंट लगाने से है मिल ना। जाएगा तो सर, हाँ, इनको नहीं नहीं एजुकेशन जानकारी। डिपार्टमेंट में लगाने से तो मिल जाएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट वहां से इंफॉर्मेशन लेके उसको प्रोवाइड कर देगा एप्लीकेंट अ, को। तुषार जी, ग्रुप में एक और सदस्य हैं बालाघाट के हैं, पवन मेश्राम जी, पवन जी नाम से दिख रहे हैं, पवन देश, है ना। आप उनसे भी संपर्क करके व्यक्तिगत तौर पे मिलिए, डॉक्यूमेंट्स की चर्चा करिए, आपकी जानकारी मिल जाएगी। मुझे लग रहा है आपका जानकारी जो है, अनुमान लग रहा है कि आपकी जानकारी मिल जाएगी, है ना। नमस्ते सर। हाँ, मुझे जो नंबर अगला प्रश्न ले लेते हैं अपन। चलिए, सेकंड Vivo 1901 जी, अपना अपना थोड़ा सा कैमरा चालू करके आप एक एक प्रश्न आप पूछते चलिए, है ना। जी, Vivo सर सेक्शन 1901 जी। हंसराम यादव जी बनेठी, आपने भी हैंड रेस किया हुआ है। तुषार जी, आपका प्रश्न अगर हो गया तो हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ हाँ, सर, अपना प्रश्न पूछेगा। सभी महानुभावों को नमस्कार। मैं आंसर आपकी अनम्यूट म्यूट हो गया है, आप फिर से वापस से अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर, मेरा निवेदन ये है कि दिसंबर 2022 में एक लड़का आसाम के नाम पर फर्जी मूल दस्तावेज बना करके निवास प्रमाण पत्र लगा के बीएसएफ में भर्ती हो गया। हाँ हाँ तो उसके जो दूसरा जो मूल उसका गांव है, उसके दस्तावेज मेरे पास, उसके राशन कार्ड भी है, वोटर आईडी भी है वर्तमान की, और वो हाँ हाँ आसाम के नाम से लग गया जनरल कोटे से। वहां आसाम में ये जो पिछड़े राज्य, इनमें बीएसएफ में, आईटीबीपी में, इसमें ऊंचाई में, लंबाई में, वजन में, सभी में छूट दी जाती है लोगों को, ताकि वो लोग वहां की मुख्य धारा से जुड़ सके, वो लोग भी बीएसएफ में या सेना में भर्ती होकर के। अब ये लड़का राजस्थान का फर्जी दस्तावेजों से बीएसएफ में आसाम के मूल निवास स्थान से भर्ती हो गया। मैंने वहां शिकायत की, आसाम में भी की, बीएसएफ में शिकायत की, मुख्यालय में की। अब इस व्यक्ति ने आसाम के लड़के के नाम पर नौकरी लग करके उसके मानवाधिकार का उल्लंघन किया है, क्योंकि यदि ये भर्ती नहीं होता तो आसाम का कोई लड़का एडमिट भर्ती होता उसकी जगह, तो उसने उसकी जगह बिल्कुल। ले ली, उसके मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ ये। दूसरा, मैंने ये भी कहा कि इसमें भ्रष्टाचार का मैटर भी है, तो वहां से मुझे जवाब दिया गया कि ये हम डिस्क्लोजर नहीं करते धारा 24 के तहत। तो मैंने उसमें फिर प्रथम अपील भी की है कि भाई ये भ्रष्टाचार और मानवाधिकार अतिक्रमण से संबंधित मामला, आप इसको देने से मना नहीं कर सकते, तो इसमें क्या किया जाए मुझे आगे और। जी राहुल सर। इसमें देखिए ऐसा है, सेक्शन 24 बहुत ही स्पष्ट है। सेक्शन 24 में अ, इनको डिसाइड नहीं करना था। इनको ये जब इनको लगा कि ये मैटर भ्रष्टाचार का है या फिर ह्यूमन राइट्स का है, तो उनको सीधे इसको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को इनको भेजना चाहिए था। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इसको डिसाइड करता। तो अभी आप उसको डायरेक्ट आप चूंकि सेक्शन 24 को आप फिर से पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है साफ कि भ्रष्टाचार और इस तरह के मैटर में उसको भी डिसाइड करने का, वो उसको जो डिसीजन लेना है वो काम जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का है। वो देखेंगे कि 24 लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है इसमें। तो इनको कायदे से उनको भेजना चाहिए था। तो आपको उसमें आप सेक्शन 24 में भी आप इसको डायरेक्ट इस ये जो अभी इन्होंने ऑर्डर दिया है बीएसएफ का, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट आप इसमें ये लिखते हुए कि सेक्शन 24 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस तरह के मैटर में जो अधिकारिकता है फैसला लेने की, वो सीधे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास है। तो और यहाँ बीएसएफ ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को नहीं दिया, उन्होंने खुद डिसाइड कर लिया है कि ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है। तो आप उसमें डायरेक्ट आप एक जो कंप्लेन है या फिर आप अपील जो है, अपील भी क्या करेंगे आप उसमें एक लिख दीजिए उनको, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को, कि इन्होंने इस तरह से इलीगली इंफॉर्मेशन को रोका है और इसमें डिसाइड करें ये आपकी आरटीआई एप्लीकेशन पर। जी, हंसराज जी आगे, उम्मीद आपका प्रश्न हो गया है हंसराम जी। मेरा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। अगला प्रश्न देखते हैं सर, उदय खिटोलिया जी ने हैंड रेस किया हुआ है। हाँ उदय जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर नमस्कार सर, मैं उदय बात कर रहा हूँ भोपाल मध्य प्रदेश से।
हेलो। जी जी हाँ उदय जी हाँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि मैंने मध्य प्रदेश में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी जो है उसमें बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से संबंधित एक प्राइवेट कॉलेज है जो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के द्वारा संचालित किया जाता है। उस कॉलेज से कुछ डिग्रीज करवाई जाती हैं। उसके रिगार्डिंग मैंने एक आईटीआई डाली थी। उस आईटीआई में मैंने मेंशन किया था कि मुझे निर्धारित जो मैंने शैक्षणिक सत्र था उस सत्र में आपके द्वारा कितने छात्रों को और कितने लोगों ने एडमिशन प्राप्त किया है और किस किस को छात्रवृत्ति दी गई है। तो उन्होंने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी थी सर, वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे गलत दी थी। मतलब मेरे पास एक मार्कशीट ऑलरेडी है, लेकिन उन्होंने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें उन्होंने उस व्यक्ति की जानकारी छुपा ली और मुझे कम बताया। मतलब शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड 3 महिलाएं उस सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने मुझे 2 बताया। उसके बाद मैंने वही इन्फॉर्मेशन सेम उसके वर्डों को चेंज करके दूसरे नाम से आईटीआई लगाई थी, तो उन्होंने उसमें सही इन्फॉर्मेशन दी। मतलब उन्होंने क्या किया था, मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें शेड्यूल कास्ट की महिला 2 बताई थी और जो मैंने सेकंड आईटीआई लगाई थी दूसरे नाम से अच्छा, उसमें उसमें कास्ट की महिला उसमें मुझे 3 लग बताई रहा है थी। इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की जगह क्लरिकल मिस्टेक ज्यादा दिख रही है ना। तो कई बार ये होता है कि क्लरिकल मिस्टेक में इंफॉर्मेशन कम और ज्यादा हो जाती है, ये सब कई बार होता है। तो उसमें आप चाहें तो अपनी इंफॉर्मेशन को वापस ऑथेंटिकेट करा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको वापस उन्होंने गलत जानकारी दी हुई है, दिख ही रहा है, जाहिर है आपके दूसरी आरटीआई से जाहिर हो गया है कि आपको गलत जानकारी दी गई है पहले आरटीआई एप्लीकेशन में। तो आप उसमें दोबारा आप उसमें कंप्लेन उसको पीआईओ को लिख दीजिए, या फिर आप अपील में फर्स्ट अपील में चले जाइए, उनको बताइए कि गलत इन्फॉर्मेशन दी और आपको सही इन्फॉर्मेशन फर्निश करें, तो वो हो सर जाएगा। मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ इसमें कि हम्म। आपने जैसे बोला क्लरिकल मिस्टेक है। चूंकि ये दोनों आईटीआई 1 महीने के अंदर में मेरे पास जवाब आया है और इसमें कूट रचित इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि मतलब आप इसमें अच्छा चलिए ठीक है, आपसे पूछते हैं। अब आपको जब आपने इतना स्टडी कर लिया है, तो मेरा बस आपसे एक सवाल है कि ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, बताइए। पत्र है और उसका स्पष्टीकरण सत्यापन मैंने करवा लिया है संबंधित अनुविभागीय कार्यालय से। और मैंने जो उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी थी उस इन्फॉर्मेशन में मैंने उस नहीं मतलब नहीं, अनुविभाग। मैं ये पूछना मेरा एक सवाल है कि हाँ आपको जो गलत इन्फॉर्मेशन दी और हाँ फिर आपको, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, चलो आपकी 2 आरटीआई हैं, आपने मतलब ने आप नाम बदलने से भी कोई फायदा नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि आपने 2 आरटीआई लगाई, एक में आपको सही दे दिया, एक में आपको गलत दिया। जी ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, उनको क्या सर। फायदा हुआ? उनको सर ये फायदा हुआ है इसको ऐसा करने से कि उन्होंने जो गलत कास्ट सर्टिफिकेट पर जो स्कॉलरशिप इशू करी है वो उसको बताने से बच गए हैं मुझे। लेकिन जबकि उन्होंने आपको दूसरी बार तो बता दिया। जी नहीं, दूसरी बार सर उन्होंने मुझे दूसरी बार जो मैंने मांगा था उनसे ऑल ओवर स्टूडेंट का डेटा मांगा था। और फर्स्ट वाले में भी मैंने उनसे लिंगवार सूची मांगी थी और सेकंड बार में भी मैंने उनसे लिंगवार सूची मांगी थी। तो अच्छा। पहले बार की जो उन्होंने मुझे लिंगवार सूची दी है उसमें थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। हम्म। उन्होंने शेड्यूल कास्ट में महिला मुझे 2 बताई थी और ओबीसी में महिला मुझे 19 बताई थी। और हाँ सेकंड आईटीआई में उन्होंने मुझे शेड्यूल कास्ट में महिला 3 बताई हैं और ओबीसी में महिला 18 बताई है। टोटल महिलाओं की संख्या उसमें 26 ही है। अच्छा। हाँ। हम्म। और उन्होंने दर्ज संख्या जो थी उसमें मुझे 8 दर्ज संख्या बताई है महिलाओं के एससी वर्ग हम्म। में। हम्म। टोटल दर्ज संख्या 8 बताई है एससी वर्ग में और सेकंड में दर्ज संख्या 9 बताई है। जबकि टोटल दर्ज संख्या मुझे जो ओबीसी में बताई है वो 43 बताई है और सेकंड अपील में जो बताई है वो 42 बताई है। मतलब मैनिपुलेशन तो सर क्लियर दिख रहा है। नहीं, मैनिपुलेशन सिर्फ जवाब में है कि आपके जो उस महिला का जो ऑथेंटिक, मेरा कहना है कि चलिए जो आपको आखिरी में जो सही जानकारी दी उन्होंने, हाँ, आखिरी में एससी में कितनी महिलाएं थी? आखिरी में एससी में महिला 3 बताई सेकंड वाले में। 3 बताई और पहले 2 बताई, है ना। पहले 2 बताई और पहले तो सर एक आप जिस मिनट। महिला, एक मिनट, आप किस महिला को आप जिसको आप वो कर रहे हैं, जिसकी जानकारी आप ले रहे हैं, एक ही व्यक्ति की जानकारी के पीछे आप लगे होंगे, नहीं तो सर, वो, मैंने पूरा ऑल ओवर जानकारी मांगी, एक नहीं महिला नहीं की वो जानकारी। नहीं, मतलब आपका इंटरेस्ट एक, मतलब ने आप किस चीज को बेनकाब करना चाहते हैं, एक पूरा एक आपको लग रहा है कि पूरी लिस्ट में घपला हुआ है, या फिर एक व्यक्ति विशेष किसमें किया गया है? सर मुझे एक स्टूडेंट में आया है तो एक पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट कि पकड़ना है इन्होंने ना। हाँ। एक
स्टूडेंट पकड़ में है, लेकिन कुल दर्ज संख्या स्टूडेंट की जो 100 है, उन 100 में से मैंने सिर्फ एक को ट्रैक किया है। हो सकता है उसमें 2 3 4 5 कई हो सकते हैं। और भी निकल और आए। उसके बाद अच्छा, हाँ, उसके बाद सर मैंने स्पष्टीकरण मांगा है। अभी मैंने 26/4 को एक स्पष्टीकरण लगाया है। उसमें मैंने उनसे जो है क्लियर पूछा है कि आपके द्वारा जो मुझे जानकारी दी गई है, उसमें मैंने पत्र क्रमांक और अपना पोस्टल ऑर्डर क्रमांक सब मेंशन करके उसमें लिखा है कि प्रदान की गई बिंदुओं की जानकारी यदि सूचना फर्जी, द्विभाषी और भ्रामक होती है तो इसके लिए किसका उत्तरदायित्व होगा। तो आज 26/4 मतलब 26 अप्रैल आपकी आवाज कट रही कॉलेज है। से जो उदय जी आपकी आवाज कट आंसर रही है। आया आप जी थोड़ा कवरेज में रहिए उदय सर, जी, अब आ रही है? आपकी आवाज कट रही है। जी जी जी। जी। उसके बाद सर जो रिस्पेक्टिव कॉलेज ने जो मुझे आईटीआई का जवाब दिया है, उसमें उनके लेटर हेड पे पहली वाली जो मेरी आईटीआई का जवाब था, उसी आईटीआई पे उन्होंने पेन से काट के सही करके मुझे दिया हुआ है। हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब देखिए एक्चुअली क्या आपके इसमें है ना, या तो मेरा ये कहना है कि वो क्लरिकल मिस्टेक जो है वो ज्यादा दिख रही है ना इसमें। अब उन्होंने वो सही कर दिया, उससे क्या हो जाएगा? यदि मैं नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने जो मेरे नाम से आईटीआई मांगी उसमें मैंने क्लियर लिखा था कि उदय जी लास्ट में अनुविभागीय कंक्लूजन मैं आपसे एक चीज बस एक लाइन पूछना चाहूंगा, क्या गलत तरीके से स्कॉलरशिप इशू की गई है क्या? एग्जैक्टली बिल्कुल 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 हाँ, तो वो जानकारी तो मिल गलत गई ना तरीके आपको, तो आप आरटीआई से आपको जानकारी तो मिल ही गई है अब तो। तो आप उस पर शिकायत लगा दीजिए स्कॉलरशिप पे, अगर गलत किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से स्कॉलरशिप लिया है तो। लेकिन सर मुझे तो जिस जिस बंदे के स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन मेरे पास है रॉन्ग, उसमें मुझे तो उन्होंने जो मुझे एड्रेस करके जो आईटीआई का आंसर दिया, उसमें उन्होंने मुझे नहीं बताया ना लेडीज का नाम, क्योंकि उन्होंने जो मुझे रजिस्टर की एक फोटोज सेकंड भेजी। उदय एडमिट कर जी लिया, उन्होंने उदय लिख जी दिया है कि हमने गलती किया है, हाँ, करेक्शन भी कर दिया है। करेक्शन के बाद माफी कैसे मांगे? मतलब आप कैसे क्या उनसे सॉरी कहलवाना चाहते हो? उन्होंने क्लरिकल नहीं मिस्टेक सर, हुई, करेक्ट मैटर करके थोड़ा सा बढ़िया मुझे करके दे करेक्शन दिया, नहीं है और आप क्या सर, चाहते हो? सर करेक्शन नहीं है। और 2 आप क्या अलग चाहते अलग हो? नाम से आईटीआई मैं डाली गई है। वीरेंद्र सर मैं इनकी बात समझ गया। उदय जी आपको जो जन सूचना प्राप्त हुई है ना, तो हाँ आप इसमें सिंपल लॉजिक समझिए कि जहां पे गलती है वो जो करेक्शन, वो जो गलत आपको मिला था उसको छोड़िए, जो सही हाँ आपको मिला था और जिसके आधार पे आप ये कह रहे हैं कि गलत तरीके से स्कॉलरशिप इशू हुई है, तो वो एक जन जी सूचना है। आप इतना समझ लीजिए वो एक जन सूचना है, उसको कोई भी उपयोग कर सकता है, ठीक है ना। वो हाँ एक जन सूचना है। अगर आप सीआईसी पोर्टल को स्टडी करें तो उसमें आप कोई पासवर्ड वगैरह भी कुछ नहीं होता, वो एक जन सूचना है, ठीक है। तो उसको कोई भी उपयोग कर सकता है, उसमें सील मोहर होना चाहिए, उसको उपयोग कोई भी कर सकता है। तो ये एक जन सूचना है, तो उसमें आप नाम बदलने इन सब चीजों पे मत जाइए, आप आगे बढ़िए। स्कॉलरशिप के संबंधित जो गड़बड़ हुई है आप सीधे उस पर शिकायत पर आइए। सर एक लास्ट लाइन और जोड़ना चाहूंगा मैं, ज्यादा समय ना लेते हुए, कि मेरी जो आईटीआई थी उसमें उन्होंने मुझे रजिस्टर की कॉपीज दी हैं, स्कॉलरशिप रजिस्टर की जो कॉपीज दी हुई हैं, उसमें मात्र 2 ही महिलाओं की कॉपी दी है, और तीसरे वाले में उन्होंने 3 लिस्ट दी है, जबकि तीनों शेड्यूल कास्ट से थी। अगर वो चाहते तो तीनों जब शेड्यूल कास्ट से थी तो उनको मुझे तीनों की देनी चाहिए थी। तो अलग अलग तारीख की है ना, तो रजिस्टर पे तो डेली एंट्री कर सकते हो। उस टाइम 2 को दी होंगी, बाद में तीसरे को देगी। तो अलग अलग तारीख की आरटीआई है तो सूचना तो रोज बदलते रहती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? दोनों इन्फॉर्मेशन सही है। इट वॉज एज ऑन पर्टिकुलर डेट, पहले 2 महिला को दी, बाद में तीसरी महिला सर को दी, अगर तीसरे का वो भी नाम लिख दिया। गलत क्या है? उदय जी सुनिए, देखो, मैं आपकी जिसने ओबीसी पे ने इससी स्कॉलरशिप ले ली, मतलब स्कॉलरशिप का घपला क्या है वो बताइए आप। एग्जैक्ट भ्रष्टाचार कहाँ दिख रहा है आपको? आपको जिस पॉलिटिकल सत्यापित में जाइए। उदय यहाँ जी दिख रहा है सर भ्रष्टाचार। हाँ उदय जी सुनिए, मेरी बात सुनिए, सिंपल सी बात है। आपको जितने पन्ने मिले हैं ना वो सब छोड़िए, आप उस पन्ने को पकड़िए जिसपे आपको लगता है कि भ्रष्टाचार सॉलिड तरीके से साबित हो रहा है, और आप उस पर वर्क करिए। ये जो टंकन त्रुटि जो है आप उस पर मत जाइए, वो सब विभागीय काम है। आज जो आपको जहां पे समझ में आ रहा है कि जिन चीजों से आप स्कॉलरशिप में उन घपले के बारे में आप चीजों को साबित कर सकते हैं, आप उसको पकड़िए। विभाग स्पष्टीकरण देगा कि भाई टंकन त्रुटि, मगर आपका मैटर मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ हुआ है घपला, है ना, कुछ चालाकी की गई विभाग में, तो आप उस पर शिकायत आगे बढ़िए। और आप ये मत सोचिए कि आपके किस नाम से और किस नाम से नहीं। पहली चीज आपको मैं थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपने जो दूसरा नाम आप बोल रहे हैं ना, ध्यान रखिए, ये जो दूसरा नाम ये एक्चुअली ये गलत तरीका है आरटीआई में। आरटीआई या तो आप अपने नाम से लगाइए, है ना, रामलाल ABC आप अपने नाम से लगाइए,
लगा कोई भी सकता है, उससे विषय पूछा जाएगा नहीं कि वो क्यों मैंने लगाया गया, दूसरे के है नाम ना, क्योंकि पर इस तरह के पहले भी केसेस हुए मैंने हैं। दूसरे जी दूसरे के नाम से जो लगाई है उसका मतलब ये नहीं कि मैंने दूसरे के नाम से खुद आरटीआई लगाई है, सामने वाले बंदे के सिग्नेचर भी है उसमें। उसमें उसका ऐसे बोला जाता है कि ए ने आरटीआई लगाई, उसके बाद बी ने आरटीआई लगाई, है ना, तो दूसरा नाम थोड़ा सा प्रश्न पूछने का उचित तरीका नहीं है ये, क्योंकि एक सामाजिक मंच है ये, है ना। जी जी, तो उदय जी और कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? जी उदय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, वीरेंद्र सर। हाँ जी, मैं तो सुन रहा हूँ। जी जी, ठीक है सर, उनकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो अगला उदय प्रश्न जी, ले। जी जी, अगला समीर खूटे जी ने हैंड रेस किया हुआ है, अपना प्रश्न पूछेगा समीर जी। हाँ समीर जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, हो सके तो कैमरा चालू करके आप लोग प्रश्न पूछा करिए। जी समीर जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। कुलदीप जी यहाँ पर आप लोग जब लोगों को कॉल किया करिए तो सेकंड से कॉल किया करिए। सचिन नामदेव है, इन्होंने काफी समय से किया हुआ है, फिर बीबो 1901 इस तरह से। जी अभी जी जी समीर सर। कुंटे, हाँ हाँ, इनका अभी समीर कुंटे जी का हाल ही में इन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, तो इनको थोड़ा अभी वेट करें। जी जी सचिन जी सर। नामदेव, हाँ सचिन सर नामदेव मैं बीबो, काफी हाँ हाँ हाँ, इनका सबको ले लीजिए। सर सचिन नामदेव कहाँ है? नमस्ते सर। आप मोबाइल से शायद उसको हैंडल कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा फ्लिप कर लिया करिए, देख लिया करिए। जी सचिन जी जी, नामदेव है। हाँ जी 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 सर, जी सर। हाँ सचिन जी, अपना नमस्ते प्रश्न पूछे। सर ये बोला था मैं फर्स्ट टाइम आरटीआई लगा रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर। क्या है इसमें डीओ भी मिले हुए हैं, संकुल प्राचार्य सारी चीज मिले हुए हैं। क्या करते हैं ये बिल जो होते हैं तो उनका अमाउंट अलग ही रेशो में रखते हैं, वो वर्किंग वर्क होता नहीं है। तो सर कैसे लगाऊं आरटीआई, ये थोड़ा सा बता सकते हैं आप क्या? हाँ थोड़ा सा और एक सेकंड सचिन जी, थोड़ा और प्रश्न। बिल आपने किस चीज के बारे में, बिल के बारे में बात करें, थोड़ा सा और डिटेल बिल बताइए। जो होता है ना सर, जैसे ये अपना इसमें हेड होते हैं सर, जैसे हर डिपार्टमेंट में हेड होते हैं, वैसे स्कूल में भी हेड होते हैं। कीड़ा होता है, स्पोर्ट होता है, आपका शाला विकास होता है। इनमें क्या सर बहुत सारे घपले हुए हैं सर। जी बाकी लोग इसके तरफ से आवाज, रज्जी राहुल सर, आवाज प्रश्न सुन पा रहे हैं सर जी आप? हाँ, देखिए इसमें सबसे पहले तो आप, अगर आपको लग रहा है कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो थोड़ा सा उस पर होमवर्क करें, उसमें जाएं, पता करें क्या चीज भ्रष्टाचार हुआ है। और अगर हो सके तो जो स्कूल में, स्कूल की वर्किंग से, वहाँ के जो सरकारी स्कूल की वर्किंग से जो वाकिफ होते हैं, उसमें किस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, क्या क्या रिकॉर्ड्स जाते हैं। तो और खास तौर से जो रिकॉर्ड आपको आपको मालूम पड़ा है, अगर आपने इतना तो पता कर ही लिया कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो आपको ये भी मालूम होगा कि किस चीज में हुआ है। तो उसका आप उसकी मतलब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांगे। अगर आप बहुत ज्यादा, अगर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मांग लेंगे जो कि वॉलनस हो नेचर में, तो उससे पीआईओ का टाइम भी व्यर्थ होगा और आपको उसमें दिक्कत भी आएगी। तो अननेसेसरीली आपको पैसे भी आपके लग जाएंगे, क्योंकि उसके जो कॉपीइंग का जो फीस होती है वो आपको लग जाएगी। तो मुझे लगता है कि आप उसमें अगर पॉइंटेड इंफॉर्मेशन मांगेंगे, उसको थोड़ा सा आप तैयार कर लीजिए। उसका जब आपके पास जानकारी तैयार हो जाए, तो फिर आप एक आरटीआई एप्लीकेशन जो है स्कूल के जो प्राचार्य हैं उनके नाम पर आप लिख करके आप वो इन्फॉर्मेशन दे दें। या तो आप डीईओ ऑफिस में भी डायरेक्ट आप आरटीआई लगा सकते हैं, डीओ ऑफिस में आप मांग सकते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड, पूरा की पूरा रिकॉर्ड वो दिया भी जाता है स्कूल की ओर से। क्योंकि जितना ये फाइनेंशियल, इसमें जो भी ग्रांट वो खर्च करते हैं, उन सब के उसका लेखा जोखा जो है वो डीओ ऑफिस को भी प्रोवाइड करते हैं। और डीओ ऑफिस के पास अगर जो इन्फॉर्मेशन उनके पास रहेगी वो आपको दे दी जाएगी, और जो इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होगी वो 6(3) में वो ट्रांसफर करके उस पर्टिकुलर स्कूल से भी ले सकते हैं। तो राहुल सर, इसी में थोड़ा सा मैं एक चीज आपसे, और इसी चीज में, इसी कड़ी में आज का मैं एक प्रश्न भी हमारा बना हुआ था सर। इसमें जो ऑडिट होता है, जो बिल वाउचर वगैरह का, जैसा इन्होंने पूछा, तो सर उसमें क्या आपकी कोई जानकारी में यूडीआई नंबर संबंधित दस्तावेज कुछ सीए के द्वारा जारी किए जाते हैं जब इस तरह की चीजों का ऑडिट होता है? तो ये मेरी जानकारी में नहीं है सर ऑडिट से मुझे समझ में आया है, जो भी स्कूल की गवर्नमेंट की ऑडिट होती है तो उसमें सर अमाउंट लेके, एक लमसम अमाउंट लेके वो ऑडिट भी वेरीफाइड कर देते हैं। अभी जस्ट हुआ है एक एक सेकंड स्कूल को सचिन जी, इसमें थोड़ा सा चलिए मैं आपको आगे बता दूं कहानी। इसमें क्या होता है, जब ऑडिट होता है ना, तो एक सीए के द्वारा एक सर्टिफिकेट जारी होता है और उसमें एक यूडीआईएन नंबर होता है।
2019 के बाद से यूडीआईएन नंबर कंपलसरी हो चुका है, और अगर ये यूडीआईएन नंबर नहीं होगा उस ऑडिट रिपोर्ट में, तो आप सीधे सीधे ना उठा के सीए की कंप्लेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में डाल दीजिएगा, क्योंकि हमने अभी वर्तमान में एक प्रक्रिया में इस तरह से किया हुआ है और हमें काफी अच्छे उसके परिणाम मिले हुए हैं। यूडीआईएन नंबर पे हमने पहले भी मीटिंग कर चुके हैं, इसमें वीरेंद्र ठक्कर सर ने काफी इंपॉर्टेंट जानकारी भी हमें प्रदान की थी, और इस पे अभी रिसेंट में शायद शैलेश गांधी सर आए थे, तो उनसे भी मैंने चर्चा किया, तो उनके द्वारा काफी कुछ अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई थी। तो ये यूडीआईएन नंबर कंपलसरी है, और ये मान के चलिए कि जो सर्टिफिकेट होता है ना चार्टर्ड अकाउंट के 2019 के बाद से जो ये जारी होता है, तो ये कंपलसरी है, और ये इसका जो वेरिफिकेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी आरटीआई लगाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब एक लाइन में बोलूं तो आपको जो वहां से विभाग से जो जानकारी मिलेगी ना, उसको आप ऑनलाइन जाके वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर उसमें यूडीआईएन नंबर नहीं है तो ध्यान रखिएगा, पहले नंबर तो सीए की शिकायत डालिएगा कि यूडीआईएन नंबर इसने कैसे मतलब सर्टिफिकेट जारी कर दिया बिना यूडीआईएन नंबर के। सर एक चीज और बोल रहा था, जैसे ऑडिट का आप बोल रहे हैं सर, तो ऑडिट के लिए आरटीआई लगा के ऑडिट रिपोर्ट निकाल सकते हैं अपन ना? बिल्कुल निकाल सकते हैं, और आप ज्यादा लंबा समय मतलब 10-15 साल का मत मांगिएगा, एक आरटीआई में सिर्फ 1 साल का और एक हेड को लेके मांगिएगा। ओके सर, ओके ठीक है। बहुत स्पेसिफिक, बहुत छोटी जानकारी मांगिएगा, 2-4 पन्नों की। लंबी जानकारी मांगेंगे तो फिर वो हो गया फिर तो फिर उसमें, है ना? ठीक है सर, ओके। और जी राहुल सर, वीरेंद्र सर कुछ आप कहना चाह रहे हैं इस विषय पे? नहीं सर, एक और मैटर था सर, मैं आपको बताना चाह रहा था। एक सेकंड, वीरेंद्र सर को सुन लीजिए, वीरेंद्र सर को सुन लीजिए सचिन जी पहले। जी सर। यूडीआईएन नंबर में आपका प्रेसम्पशन है कि सीए फर्जी है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि रिपोर्ट का एनालिसिस और आपको इंटरप्रिटेशन करना है कि भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ हुआ है, रिपोर्ट को सही मानते हुए। पूरे की पूरी रिपोर्ट को बिना अथॉरिटी के या फर्जी जारी कर दे, ऐसा बहुत रेयरली होता है, क्योंकि वो जो बना है तो सभी सीए जो है वो बिना यूडीआईएन के तो जारी करते नहीं है। एडवोकेट तो देखो बार काउंसिल में हर एक वकालतनामे पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर वकालतनामे लिखा होता है, तो उसके बिना तो वो करते ही नहीं है। तो ऐसा बहुत रेयरली होता है कि आप देखा लाखों वकील है, 1-2 वकील पकड़े जाते हैं कि वकील ही नहीं है, एलएलबी ही नहीं है, और फिर वो उनका ये होता है। तो आप जो बोल रहे हो बहुत रेयर सिचुएशन है, एक्सट्रीम सिचुएशन है। कॉमन चीज है कि रिपोर्ट तो आ गई, सैकड़ों हजारों पेज की रिपोर्ट में आपको मिला क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि उसमें क्या क्या, क्योंकि ऑडिट में जो आपत्ति है उसमें भ्रष्टाचार आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, तो ये देखेंगे तो वो ज्यादा यूजफुल रहेगा रादर देन डाउटिंग द रिपोर्ट इटसेल्फ। अब पूरी की पूरी रिपोर्ट ही फर्जी है, वो बहुत रेयरली होता है। जी यूडीआईएन नंबर का केवल एक प्रैक्टिस का नंबर होता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर ने क्या दवाई दी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद डिग्री है या नहीं है वो बहुत रेयरली होता है। वो फिर वो दूसरा मैटर है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तो लिख ही देता है हर एक, वो प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिंटेड होता है, तो प्रिंट करके जब हजारों कॉपी बांट रहा है तो वो कोई गलत नहीं कर देगा जनरली। वो जो दवाई दे रहा है वो सही है कि नहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो वकालत का रजिस्ट्रेशन का या सीए का जो नंबर होता है, प्रैक्टिसिंग नंबर है, वो बहुत रेयरली होता है। जैसे कि सरकारी ऑफिस में कोई बैठा हुआ है तो अथॉरिटी से ही बैठा है, ऐसा नहीं कि दूसरे के ऑफिस में जाके कोई कई महीनों कई साल काम कर लेगा, उसके बाद वो अथॉरिटी है, अपॉइंटमेंट है, तभी वो जाके काम कर रहा है। तो वो क्या काम कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन डाउटिंग हिज अथॉरिटी की वो किस अथॉरिटी से वहां पे बैठा है ना। तो ये बहुत रेयरली होता है। जी 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 सर। राहुल सर, आयुष विषय पे आप कुछ टिप्पणी करना चाह रहे थे? नहीं, मेरा वही कहना है। देखिए, मैं जब भी कोई आरटीआई लगाते हैं तो मैं हमेशा उनको यही सलाह देता हूँ कि होमवर्क प्रॉपर करिए, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल स्पेसिफिक मांगिए, और इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कई बार लोग हवा में तीर चला देते हैं और बड़ा वेग इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप होमवर्क करके पहले से रखेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या जानकारी मांगनी है, और इस एग्जैक्ट आप वही जानकारी मांगेंगे। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम और कर सकते हैं, सेक्शन 2 के तहत आप जो फाइलें हैं उनका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इंस्पेक्शन करने के बाद हो सकता है पूरी फाइल देखने के बाद आपको कुछ और नई जानकारी मिल जाए, और उसमें आप आरटीआई एप्लीकेशन में आप ऑलरेडी आप लिख करके मेंशन करके दे दीजिए कि सेक्शन 2 में आपको इंस्पेक्शन कराया जाए फाइल का, और फाइल का इंस्पेक्शन करने के बाद फिर आप उसमें उसमें ये भी लिख दीजिए कि इंस्पेक्शन के बाद मेरे द्वारा जो चिन्हित दस्तावेज है उसकी कॉपी मुझे दिया जाए। हाँ राहुल सर, यहाँ पे आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि इस पे जानकारी हमेशा बहुत स्पेसिफिक मांगनी चाहिए। सर, आपने एक अच्छा कार्यकाल गुजारा है अपना आयोग में। सर, मैं थोड़ा सा ये चीजें आप भी बता सकते हैं आपके अनुभव में। सर, ये वेग और फ्रिवलस ये जो हवाई जो आरटीआई है, ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है।
वर्तमान में भी है। तो सर ये लगभग आपके क्या आयोगों में तक पहुंच पाती हैं सर इस तरह की चीजें, और लगभग इनका क्या रेशियो रहता है, मतलब 100 में लगभग ऐसी कितनी आरटीआई, एक अनुभव मतलब मोटा मोटा हिसाब। कौन सी वाली आरटीआई? सर जो ये इस तरह से होती है कि मतलब बहुत ज्यादा जानकारियां मांग ली और उसके बावजूद संतुष्टिपूर्ण जानकारी नहीं मिली, फ्रिवलेस और नहीं, वेग उसमें टाइप की। देखिए उसमें ऐसा होता है कि देखिए उसमें ऐसा होता है जो आरटीआई, मैंने कई बार जब चर्चा भी की लोगों से, तो अधिकतर मामलों में उन्होंने मुझे बताया है कि जो आरटीआई एप्लीकेंट्स होता है, हम उनसे पूछते हैं भाई इतना, कई बार तो इतनी इन्फॉर्मेशन मांग लेते हैं कि ऐसा लगता है कि पीआईओ का सारा ऑफिस उठा करके एप्लीकेंट के घर पर रख दें। तो हमने कहा कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जब पूछा जाता है कि ऐसा क्यों किया, तो उनका कहना था कि ये अगर हम पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, मान लीजिए किसी फर्म की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो उसको सामने वाले को शक हो जाएगा और वो सारी इन्फॉर्मेशन डिनाई कर देगा, मतलब वो इन्फॉर्मेशन डिनाई कर देगा। तो उनका एक तो मुद्दा ये रहता है कि जो ऑफिस में कहीं भनक ना लगे कि हम क्या चाह रहे हैं और वो उनको मालूम पड़ जाए, तो वो लोग अलर्ट हो जाएंगे। तो एक उसके पीछे एक कारण उनका ये रहता है। और उनका कहना है कि अगर हम जेनरिक इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, जैसे इससे पहले जो ये जो पूरा मैटर आया था कि वो जो सर्टिफिकेट उन्होंने मांगे थे यूनिवर्सिटी वाला जो था, अब हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर लीड को चेज कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की लीड को चेज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सबकी इन्फॉर्मेशन मांग ली। तो मेरा कहना है कि उस इन्फॉर्मेशन को लेकर के बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या चाहते क्या हैं। और कई बार वो मतलब अधिकांश मामलों में उनका ये कहना था। दूसरा, जो एक हमारे सामने कई बार गांव की जो पंचायतों में इंफॉर्मेशन मांगते थे, तो उनका कहना था कि साहब वो क्या हुआ कि वो रामलाल से श्यामलाल तक के घर की नाली खुद गई थी और वहीं तक का बना दिया, वहीं तक की सड़क बना दी, हमारे घर के सामने सरपंच ने नहीं बनाया कुछ, वो सचिव जो है बहुत बदमाश है। तो हमें किसी ने बोला कि साहब ये कि पूरा 15 साल का पूरा जो भी इनका किया धरा है, जो भी इन्होंने किया है वो सब ले लो। तो वो कांप जाएंगे, डर जाएंगे। अरे वो इतने भ्रष्ट होते हैं, वो कहीं से कांपने वाले नहीं है। वो बहुत ही बेशर्म टाइप के लोग भी होते हैं उसमें। तो मेरा कहना है कि उसमें आप बिल्कुल पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन मांगे, आप पता कर लीजिए। मैंने उनको यही बताया कि अगर आपको लगता है कि इसमें घोटाला हुआ है, तो वो आप इन्फॉर्मेशन आप उसको चेंज कर लीजिए, उसको देख लीजिए। उससे क्या होगा, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन मांगेंगे और 1 या 2 पेज की इंफॉर्मेशन मांगी और उसमें अगर किसी ने डिनाई कर दिया, तो मान के चलिए कि 100% इसमें मैं बताता हूं कि इसमें किसी सूचना आयोग के सामने भी खड़े हो जाएंगे और उसको बोलेंगे साहब सिर्फ 2 पेज की इंफॉर्मेशन थी, इन्होंने जानकारी नहीं दी। तो सूचना आयोग को उसको छोड़ने में भी शर्म आएगी। वो बोलेगा नहीं ठीक है, जुर्माना लगाओ, सिर्फ 25,000 जुर्माना लगाओ, सिर्फ 2 पेज की तो इन्फॉर्मेशन थी, देने में क्या है। लेकिन अगर आप 25-30 साल की इन्फॉर्मेशन मांग लोगे और उसमें फिर उसको सूचना आयोग को अपने आप उसमें वो लगने लगता है कि अरे यार इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से फर्निश करता वो। अब गांव में तो आपको आपको मालूम है कि पंचायत सचिव के स्तर पर कितना क्या रिसोर्सेज और किस तरह का ऑफिस में रिसोर्सेज रहता है। तो इसीलिए पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन मांगे। और उसके बाद सब्सिक्वेंट अच्छी आरटीआई एप्लीकेशन वही होती है कि एक बार आपने आरटीआई लगाई, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर आपको कुछ लीड मिली उसमें, फिर आप दोबारा फिर एक उसी लीड के आधार पर आप दूसरा आरटीआई लगाएंगे। तो इस तरह से आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आप सेक्शन 2 का पालन कर सकते हैं, उसमें आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इंस्पेक्शन करके फिर आपको मिल सकता है। अननेसेसरीली का क्या होगा कि कई बार ये भी देखा है कि हमने कि पीआईओ जो है फिर वो 2 लाख रुपए का बिल दे देते हैं, 5 लाख रुपए का बिल पकड़ा देते हैं, 10 लाख रुपए का बिल पकड़ा देते हैं। फिर उसमें विवाद चलता है, साहब ये देखो हमें परेशान करने की नीयत से लिया है। तो भाई आप उनको परेशान कर रहे हो, वो आपको परेशान कर रहे हैं, वैसी स्थिति बन जी जाती है। जी जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसमें एक प्रॉब्लम मैंने ये भी देखा है सर, पीआईओ क्या करता है कि जो काम का पन्ना रहता है वो बस नहीं देता है, बाकी जो विभाग के इधर उधर के लेफ्ट राइट के जितने पेजेस होते हैं वो पकड़ा देते हैं और बोल देते हैं कि हमने जानकारी प्रदान कर दी। जी जी जी। आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पे सर समीर। एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था जी छोटा जी सा। जी सचिन जी। हाँ सर एक प्रॉब्लम हो गई, मेरे साथ ही खुद हो गई है। मैंने एक एनजीओ अकाउंट में अमाउंट डाला था, तो उनसे मैंने चेक ले लिया था। तो ऑलरेडी चेक बाउंस का केसेस चल रहा है। बट मैं ये सोच रहा था समिति में 7 मेंबर होते हैं, उनको भी इंफॉर्मेशन हो जाए कि हाँ इन्होंने ऐसा फ्रॉड किया मेरे साथ। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं सर थोड़ा सा? जी राहुल सर। ये कौन सी समिति है? सर ये भोपाल की समिति है, एक सैफ लाइफ फाउंडेशन।
ये मतलब किस तरह की समिति है? सर इन्होंने वर्किंग के लिए लिया था मुझसे अमाउंट, ये PMKY के प्रोजेक्ट वगैरह के लिए। तो मैंने इन्वेस्ट करके और उनसे चेक ले लिया था सोसाइटी का। तो अब वो पार्टी परेशान कर रही है, मतलब कि ना तो अमाउंट दे रही है, चेक बाउंस का केस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो वो वर्किंग नहीं हो रही है, इसमें दिक्कत हो रही है। स्टेटस बताइए, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ट्रस्ट है, क्या है ये? वो समझ में नहीं आ रहा। एनजीओ है सर, एनजीओ ट्रस्ट। एनजीओ है अच्छा, ना? तो NGO है। आप रजिस्ट्रार सोसाइटी के पास जाइए, उनको आप उसमें कंप्लेंट करिए, ओके, और वहां से वो नोटिस जारी हो जाएगा, सबको सबके नाम पे नोटिस जारी हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सर, वही मैं एक बार आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा था। हाँ, तो जहां पर ये सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है, वहां रजिस्ट्रार के पास जाइए, उनको आप लिखित में इसमें कंप्लेंट दीजिए। लिखित में कंप्लेंट देने के बाद आप एक RTI लगाइए कि मेरी इस कंप्लेंट पर क्या एक्शन लिया गया है। जी जी जी। अगला प्रश्न ले लेते हैं सर। यहाँ पे समीर फुटे जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, अपना प्रश्न पूछिए। समय भी लगभग हो रहा है, 41 हो गए हैं। जी समीर जी। नमस्ते सर, पूर्व छत्तीसगढ़ से बोल रहा था। हाँ हाँ, अपना प्रश्न पूछिए। जी, आपकी आवाज आ रही है, प्रश्न पूछिए। सर मैं एक शिक्षक का सेवा पुस्तिका के तहत सेवा पुस्तिका की मांग की थी अधिनियम धारा 6(1) के तहत, लेकिन जन सूचना अधिकारी द्वारा मुझे तृतीय पक्ष की जानकारी होते हुए धारा 81J के तहत मुझे जानकारी देने से मना कर दिया गया। जी राव सर, इन्होंने सर्विस बुक मांगी थी। सर्विस बुक मांगी। हाँ, और समझ जी, और कुछ भी है इसमें आगे? उसमें 81J के तहत मुझे हवाला देते हुए मेरे को जानकारी देने से मना कर दी। उसके बाद तो उसमें ऐसा है कि सर्विस बुक में कई इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि पर्सनल नेचर की होती है, तो आप उनको ये लिख करके दे सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन 81J के तहत बाधित है, आप उसको विलोपित कर दें, सेक्शन 10 के तहत बाकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए। ठीक सर। लेकिन नॉर्मली मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बाय एंड लार्ज जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, वो तमाम ऑर्डर है, मतलब मैंने कई लोगों की सर्विस बुक देने के आदेश दिए हैं, लेकिन कोर्ट मना करती है, हाई कोर्ट मना करती है, सर्विस बुक नहीं देते हैं। वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का मैटर माना गया है। सर इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट का एक डाला था, गिरीश रामचंद्र देशपांडे बनाम सेंट्रल तो वो गलत ऑर्डर डाल दिया उसने तो और कबाड़ा कर दिया है, उसी से तो मना किया जाता है। वही आपने खुद ही औजार हथियार पकड़ा दिया सामने वाले को, PIO को, कि मार दो मुझे। गिरीश रामचंद्र देशपांडे खुद ही कोर्ट कर दिया, तो 81J में तो देने वाला तो पढ़ भी लेगा। उसी से तो मना किया जाता है। समीर जी, आप इसमें एक काम करिए, मैं छत्तीसगढ़ से है ना, आप छत्तीसगढ़ में जो एजुकेशन पोर्टल जो शिक्षकों की जो जानकारी है ना, वो आप मांगिए, मिल जाएगी। जो शिक्षकों की जो लाइन ऐसे बनेगा एजुकेशन पोर्टल में जानकारी, वो फर्जी डिग्री से वो सर्विस कर रहे हैं सर। अब देखो यार, आप वही तो बात है, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, हम लोग है ना, मतलब वही मैं कह रहा था बार बार कि जो आप लोग RTI आप लगाते हैं, क्या लगा रहे हैं, किसने आपको सलाह दे दी? बिना सलाह के आप वो सर्विस बुक के पीछे पड़े हुए हैं, वहां अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है? डिग्री का विषय है ना, डिग्री का विषय है, तो आपको लग रहा है कि डिग्री का है, तो डिग्री की जांच के लिए ऑलरेडी उसमें व्यवस्था रहती है, डिपार्टमेंट में व्यवस्था रहती है। कास्ट के सर्टिफिकेट की जांच में भी इसके ऑलरेडी एक बना हुआ है, इनका समिति बना रहता है, वो उसकी जांच करते हैं। तो आप तो उसमें कंप्लेंट कर दीजिए, कंप्लेंट करने के बाद फिर आप उसमें एक RTI लगा दीजिए कि मेरी कंप्लेंट पर क्या कार्रवाई हुई है ना, या फिर इनकी नियुक्ति के समय जो उन्होंने दस्तावेज दिए हैं, उस वो दस्तावेज मुझे दिए जाए, सर्टिफिकेट जो कॉपी इन्होंने लगाई है उसको दिया जाए, है ना। और दूसरा एक और चीज, आपके पास एक आधार होना चाहिए। सिर्फ ऐसा लगना, किसी के पीछे आप लगे हुए हो कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगाया है, आपके पास है दूसरा, आपके पास जानकारी है कि उन्होंने कहीं और से कुछ पढ़ाई की है? नहीं सर। तो मतलब वो भी हो तो समझ में आए, तो उसको आप ले सकते हैं। आप सर्टिफिकेट के लिए आप अलग RTI एक लगा दीजिए। दूसरा, आप एक कंप्लेन कर दीजिए कि इनका ये मार्कशीट ये फर्जी है, उसकी आप कंप्लेन कर दीजिए। और उसके बाद फिर एक RTI लगा दीजिए कि मैंने ये जो कंप्लेन की है, इनकी जो फर्जी मार्कशीट थी उस पर क्या कार्रवाई की गई, उसकी जानकारी मुझे दी जाए। तो वैसा कर दीजिए।
समीर जी, जानकारी थोड़ा सा दिक्कत से मिलेगी मगर मिल जाएगी, लगे रही है ना, हमने मिली थी, मिल जाएगी आपको भी, है ना, हाँ, मैरिट ये मिल सूची जाती वगैरह। है कई बार। अभी इनफैक्ट जैसे कई बार क्या होता है, देखिए ये बहुत ज्यादा मैंने देखा अधिकारियों हाँ को। बीच में मेरे पास एक ग्वालियर से भी एडिशनल एसपी का फोन आया था। तो वो बड़े उलझे हुए से थे, वो कहने लगे आपने तो आदेश दे दिया। मेरा एक आदेश है इसमें। अभी रिसेंटली मैंने एक आदेश निकाला था कि ये जो जितने सर्टिफिकेट होते हैं जिसके आधार पर नौकरी दी जाती है, वो सर मैं जानकारी बोल देनी चाहिए। वो जानकारी देनी चाहिए आपको, उसको आप मना नहीं कर सकते हैं उस जानकारी को देने से। तो उस पर वो जो एडिशनल एसपी थे वो मेरे को फोन करके बार बार पूछ रहे थे, अरे आपने तो ये आदेश दे दिया, अभी मेरे सामने ये जो इतनी जानकारी आ गई है। तो मैंने कहा आपको परेशानी क्या है? बोलते नहीं, वो कई बार हमारे सामने ऐसे रैकेट भी आए हैं कि लोग सर्टिफिकेट निकाल लेते हैं, फिर उसी सर्टिफिकेट का मिसयूज हुआ है। मैंने कहा कि उस सर्टिफिकेट का मिसयूज कैसे हो सकता है? उसमें तो सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त लिखा हुआ रहता है, सारी चीजें सील छपा रहता है, उसको कैसे मिसयूज करते हैं? बोलते नहीं, वो कई रैकेट है। तो मैं खैर उस बहस में मैं नहीं पड़ा। लेकिन जो अधिकारी होते हैं उनका ये सेक्शन 81J के तहत व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर उसको एक प्रैक्टिस रही है कि इसको डिनाई कर देते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन को हमेशा डिनाई की जाती रही है। तो सर स्ट्रगल होगा, जैसा कुलदीप जी बोल रहे हैं, आप थोड़ा सा करिए और आपको मालूम पड़ जाएगा। और थोड़ा सा होमवर्क भी कर लीजिए। अगर आपका ये कहना है कि सच उन्होंने नहीं किया है, तो इसका थोड़ा बहुत प्रमाण आपके पास भी तो होगा ना। उन्होंने कहाँ से किया है, उस समय वो कहाँ पर थे, उसका सर्टिफिकेट दूसरे स्कूल में भी आप निकाल सकते हैं। स्कूल में कितने स्टूडेंट थे, स्कूल में उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है, कॉलेज में उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है, वहां भी आप निकाल सकते हैं। बहुत सारी जी जगह जहां से आपको उनके जब उन्होंने पढ़ाई की होगी उसकी जानकारी आपको मिल सकती है। जी। अगला प्रश्न लेते हैं। समीर जी, ध्यान रखिएगा ये जानकारी आप ही नहीं, आप तो किसी अन्य राज्य से किसी कोई भी मांग सकता है इस तरह की जानकारी, है ना। सर जी सर सॉरी 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 टू इंटरप्ट, मैं फिर बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। अभी जो सर ने उदय जी, म्यूट हो गए हैं आप। अभी जो सर ने जानकारी बताई, इसी से रिलेटेड मैं राहुल सर से एक चीज और पूछना चाह रहा था कि क्या सर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न भी लिया जा सकता है किसी शासकीय कर्मचारी का, जो कि वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड किया जाता है लेकिन विगत कई वर्षों से अपलोड नहीं किया गया है? तो बिल्कुल आपको मांगना चाहिए। सर थोड़ा सा इसमें मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ। महोदय देखिए, उदय जी, हमारी एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी वीरेंद्र ठक्कर सर, और इसमें बहुत बड़े स्तर पर अध्ययन हुआ था। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न इसकी ना एक शब्दावली है, और वहां पे ना आप ये मत मांगिएगा कि ए अधिकारी की संबंधित की जानकारी की सत्यापित 6 प्रति। आप ये मांगिए उससे कि ए द्वारा जो विभाग में आस्ति एवं दायित्वों की जो संबंधित जानकारी दी गई है, और जितने उसमें एक संख्या जरूर मांगिएगा कि कितने कर्मचारियों ने जानकारी सबमिट की है। हो सकता है वो जानकारी आपको देने से मना कर दे, मगर उनको अगर 100 कर्मचारी है तो 100 में से 50 लोगों ने अपनी जानकारी दी, ये 50 लोगों ने कार खरीदी है, ये जानकारी वो आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए मेरा सुझाव है आपको कि आप वो उसका जो सिविल कंडक्ट सर्विसेज रूल्स है वो आप उसका अवलोकन करिए और उसकी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से अपने आरटीआई बनाइएगा। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। है ना। अगला प्रश्न ले लेते हैं सर। यहाँ पे हमारे भास्कर राय जी ने भी काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है और समय लगभग समाप्ति की ओर है, तो अतः कृपया करके सब लोग थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्न पूछेंगे, 2 बजने वाले हैं। जी भास्कर राय जी। जी नमस्कार। मेरा प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित है। मैंने एक पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड मांगा था, क्योंकि इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है परमवीर सिंह सैनी का। तो उन्होंने देने से इनकार तो नहीं किया, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन था, उन्होंने कुछ और अपलोड कर दिया, मतलब वही दे दिया जो नहीं चाहिए हमको, कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। फिर मामला गया सूचना आयोग तक, वहां पर मैंने सुनवाई से 2 हफ्ते पहले उनको सूचित कर दिया कि हमें कोई सूचना नहीं दी गई है मेल पर, क्योंकि आजकल मेल चल रहा है, वहां पर ऑफिशियल मेल है उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में। लेकिन उन्होंने उसको क्लोज कर दिया मैटर को, और हमें आयोग ने कोई सूचना नहीं दी और कोई आपत्ति देने का अवसर नहीं दिया। अब पीआईओ ने क्या वहां दिया मैं नहीं जानता। तो क्या इस मामले पर हाईकोर्ट जाया जा सकता है, और क्या इसके लिए कोई रूलिंग है इसके सपोर्ट में? बिल्कुल आप हाईकोर्ट जाइए। सीसीटीवी को लेकर के मेरा एक ऑर्डर है ऑलरेडी, उसमें सारी रूलिंग्स जो हैं, हाई कोर्ट की रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स, तमाम रूलिंग्स उसमें दी हुई हैं। एक्स पर आप उस रूलिंग को देख सकते हैं सीसीटीवी से रिलेटेड। और हाई कोर्ट, अब चूंकि सूचना आयोग ने, आपका कहना है कि आपको पता नहीं कि उसमें पीआईओ ने क्या कहा है,
लेकिन आप पहले ऑर्डर पढ़िए सूचना आयोग का। ऑर्डर पढ़ने के बाद उसमें ग्राउंड देखिए क्या ग्राउंड है, और ग्राउंड आपके मुताबिक गलत है तो फिर आप उसमें बिल्कुल हाई कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट से आप उसमें इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट ऑर्डर ला सकते हैं। तो सर इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर हाजिर नहीं था, मैं सिर्फ जो है ईमेल से अपना जो है आपत्ति दर्ज कराया हूं कि मुझे अभी तक कोई सूचना नहीं मिली 2 हफ्ते पहले। ठीक है, वो तो छोड़ो, आप ये बताओ धारा कौन सी धारा में मना किया है, कौन सी धारा में मना की गई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग? नहीं, मना तो नहीं किया। सर वहां का धंधा अलग है, मैं आपको बता दूं, वहां मना नहीं किया जाता। वहां ये कहा जाता है कि आवेदक को सूचनाएं दे दी गई हैं और उसी पर सूचना आयुक्त खुश हो जाते हैं। भास्कर जी, मैं संक्षिप्त में पहले एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा। राहुल सर के द्वारा पिछली मीटिंग में एक बहुत ही अच्छा विवरण प्रस्तुत किया गया था सीसीटीवी के उद्देश्य। हम लोग की एक मीटिंग थी सीसीटीवी के विषय में। ये आपको गूगल में आप सीसीटीवी बायोमेट्रिक नाम से सर्च करेंगे ना, तो यूट्यूब की लिंक खुल जाएगी इसी रेवोल्यूशनरी ग्रुप की। तो उसमें हमने जो आपने ये जो आदेश वगैरह कहा और इसके इफ एंड बट जो है वो मीटिंग आप जरूर देखिएगा। आपको इस सीसीटीवी के जो बहुत बारीक विश्लेषण पे जितने भी आपके समस्त प्रश्न होंगे वो आप, मेरा सुझाव है जितना जल्दी देख सके तो देख लीजिए, ताकि वो जो ऑटो जो रिकॉर्डिंग है वो ऑटो डिलीट ना हो सके। सर मेरा एकमात्र क्वेश्चन है कि यदि मैं हाई कोर्ट जाता हूँ रिट पिटीशन में, तो क्या वहां पर मेरे किसी केस लॉ का बैकिंग है मेरे पास? आपको मैं फिर से वही कहूंगा भास्कर जी, हाई कोर्ट जाने के पहले मेरा सुझाव है पहले वो एक यूट्यूब जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें आप उसको फॉरवर्ड करते हुए, राहुल सर ने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को वर्णन किया था, राहुल सर ने और वीरेंद्र सर ने, और उसमें हमने हर तरह के एंगल से ना सीसीटीवी की फुटेज किन किन कारणों में दी जानी चाहिए और क्या नहीं। सर मुझे फुटेज नहीं चाहिए, मैंने फुटेज नहीं मांगा है। वो परमवीर सिंह सैनी के जजमेंट में लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल की कमेटी होगी, वो ह्यूमन राइट वायलेशंस को रिपोर्ट करेगी। मेरा सवाल उससे है, मैंने कभी भी नहीं कहा कि मुझे फुटेज चाहिए। मैंने जो उस पर पैसे खर्च हुए हैं, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में शासनादेश जारी हुआ है उस जजमेंट के बाद से, तो मुझे उसके संबंध में सूचना चाहिए जो कहीं से भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। वो जो वो ये बोल रहे सीसीटीवी की स्थापना की गई कि नहीं, ये पूछना चाहते हैं। हाँ, कितने सीसीटीवी कैमरे हैं, क्योंकि सब कुछ शासनादेश में प्रदेश सरकार ने लिखा हुआ है कि किस थाने में कितने होने चाहिए। देवेंद्र अग्रवाल जी ने अनुभव को शेयर किया था, उस मीटिंग में होगा। बाकी जी राहुल सर आप कुछ टिप्पणी करना चाहें इस पर? तो हाँ, तो ये इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है? ये मतलब हाई कोर्ट जा सकते हैं इसमें? नहीं, इसमें ये इन्फॉर्मेशन तो मिलनी चाहिए आपको। इसमें देखिए आपके पास अभी जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है। हुआ ये है, मैं आपको बता रहा हूँ हुआ क्या है कि आपका कहना है कि देखिए इसमें लापरवाही इसमें क्या हो जाता है। आप अभी तक आपने मैटर समझाया वो ये समझाया है कि आपने ये जानकारी मांगी, लेकिन जो जानकारी आपको दी गई वो गलत जानकारी थी और आप उससे संतुष्ट नहीं। हमने कुछ एक्स मांगा, उन्होंने कुछ और 2-4 लाइन लिख के अपलोड कर दिया। उसको जानकारी देना ही बोलते हैं साहब, है ना? वो आपकी नजर में जानकारी नहीं है, पीआईओ की नजर में जानकारी है। सवाल बस यही है कि आप असंतुष्ट हो जानकारी से। हाँ, जानकारी न देना अलग बात है, गलत जानकारी देना अलग बात है। अलग बात सही आरोप लगाना चाहिए कि क्या कहना चाहते हैं। हाँ, तो अब सवाल बस इतना है कि आप उस जानकारी से संतुष्ट नहीं थे। मामला इंफॉर्मेशन कमीशन के पास गया। इंफॉर्मेशन कमीशन में आपने कहा कि ये जानकारी से आप संतुष्ट नहीं है, वहां उन्होंने कहा कि नहीं ये जानकारी सही है और मैटर उनके पक्ष में एंड हो गया। ठीक है, अब आप अपना पक्ष वहां रख नहीं पाए कि वो जानकारी सही क्यों नहीं है, वो आपको प्रूफ करना है ना। आप बोल रहे हो कि गलत है, तो गलत क्यों है वो आपको बताना होगा इंफॉर्मेशन कमीशन सामने। आपने वो तथ्य रखे नहीं, इसीलिए वो जो सामने पीआईओ ने जो तथ्य रखे उससे वो सहमत होते हुए। मैं व्यक्तिगत हाजिर नहीं था, मैंने मेल किया जो ऑफिशियल मेल आईडी है जिस पर लिखा है। अब हो सकता है, देखिए जब वो सामने व्यक्तिगत वहां पर हो सकता है पीआईओ हाजिर हो और पीआईओ ने अपनी जो दलील रखी वो कन्विंसिंग होगी, उन्होंने जो तथ्य रखे वो कन्विंसिंग होंगे और उस पर कोई शक करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसीलिए इंफॉर्मेशन कमीशन ने उनके पक्ष में फैसला दे दिया। अब पहले आप ऑर्डर पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ग्राउंड देख लीजिए, क्योंकि ये इसको लेकर के मेरी भी एक आपत्ति रही है कि जब हम कहते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन सही नहीं है तो मैं हमेशा पूछता हूं कि भैया सही नहीं है तो मतलब गलत क्या था, सही क्या है, ये तो आप ही बताओगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्शन ले रहा है उसी को बताना होगा ना कि ये सही नहीं है तो सही क्या है और किस आधार पर है। नहीं सर, हमने तो दस्तावेज मांगा, उन्होंने ये कहा नहीं कि दस्तावेज उपलब्ध नहीं है या इस तरह की कोई बात नहीं हुई। हमने 10 बिंदुओं पर सवाल मांगा, उन्होंने कुछ एक पैरा लिख दिया। पैरा लिख दिया तो क्या लिख दिया, आपने क्या मांगा, ये सब डिटेल विश्लेषण का विषय है ना। पॉइंट नंबर 1 पॉइंट आप बताओगे
तो पॉइंट पॉइंट उसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कोई जवाब ना दिया, मैंने लिखा है कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। देखो यही आपका विषय है ना, क्या उन्होंने लिखा कि हम कोई जवाब नहीं दे रहे हैं? नहीं, उन्होंने ये नहीं लिखा, लेकिन तो उन्होंने फिर एक पैरा लिख दिया जिसका ये हमारे प्रश्नों से कोई संबंध नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं, तो कोई नहीं धारा होगा। लिखी, कोई कारण लिखा होगा, ये पूछना क्यों नहीं दे रहे, इसका कारण वारण कुछ तो लिखा होगा ना, क्या कुछ लिखा है नहीं वो लिखा पढ़ के सर, सुना कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं बात कर रहा हूँ किसी और मामले की, वो कुछ 2 लाइन लिख करके अब नहीं, जो भी अरे अपलोड कर चलिए, दिया आप लेटर देखिए, में लिखा है, ये क्या है कि लेटर इसमें को आप पढ़ के बहुत सुना दीजिए जेनरिक आप। अपना एक विषय बता रहे हैं। लेटर हम लेटर हमेशा को पढ़ के कहते सुना हैं कि दीजिए सबके साथ, आप पढ़ एक के सुना पॉइंट ही दीजिए बता लेटर दीजिए, को। आप चलिए एक बिंदु, आप उसमें से जो आपने जानकारी मांगी है सर उसका बिंदुवार पहला। है ही नहीं। मान लीजिए सर, मैंने कि 10 बिंदुओं पर सूचना मांगी, नहीं उन्होंने नहीं, ऐसे बिंदुवार नहीं कोई होगा, जवाब ऐसे नहीं देखिए, दिया। ऐसे हम लोग, ऐसे सुनिए, ये टाइम का ही वेस्ट होगा। हम्म। ऐसे हम लोग जेनरिक विषय पे ऐसे बात नहीं कर सकते। वैसे तो हम लोग फिर आपको एक ही लाइन में जवाब देते, नहीं आप हाईकोर्ट जाइए। जेनरिक विषय का तो वही एक वो है तो सर भाई। सवाल मेरा यही है, अगर मेरा आप मूल सवाल हाईकोर्ट यही जाने लायक केस है भी कि नहीं है, अगर आप इस बात पे है। चर्चा करना चाहते हैं, तो हम्म। आप सीधे बिंदु क्रमांक 1 बताइए कि बिंदु क्रमांक 1 में आपने क्या मांगा। मैंने सर बिंदु क्रमांक 1 में मांगा कि थाने में कितने सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड हैं आज की तारीख में, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर ने जवाब ठीक मुझे है, पूछा। हाँ देने योग्य उत्तर है, क्या बिल्कुल दिया उन्होंने? पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन है। हाँ। इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, उत्तर क्या दिया उन्होंने, क्या उन्होंने लिखा उत्तर, ये बताओ पढ़ के। हाँ। मैंने पूछा कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन के जो नहीं केसेज नहीं, हैं, पहले बिंदु का जानकारी क्या दिया उन्होंने, क्या लिखा? कोई उत्तर नहीं क्या सर। दिया? मैंने 10 बिंदुओं पर मांगा, उन्होंने बिंदुवार सूचना दी ही नहीं। उन्होंने एक 3-4 लाइनें अच्छा, लिखी वही और तो एक पूछ रहा पेज हूँ पर कि और अपलोड कर जो भी दिया। लिखा है 3-4 लाइन पढ़ के सुना दो, जो उनकी 3-4 लाइन में क्या लिखा है वो पढ़ के सुना दो आप। उन्होंने लिखा है कि मांगी गई सूचनाएं आवेदक को प्रदान की गई हैं, लेकिन कहाँ प्रदान किया है ये नहीं, नहीं है, वो अरे क्योंकि यार ऑनलाइन वही तो एप्लीकेशन बात है, है। किया हाँ। गया तो होगा क्या ना, अब इसका आगे रिकॉर्ड रिप्लाई उनके बोल रहे पास हो? होगा। नहीं, कोई रिकॉर्ड आपको नहीं क्या है। रिप्लाई दिया? आपको क्या रिप्लाई दिया ये बताइए, आयोग को क्या रिप्लाई दिया ये सुना रहे हैं आप पढ़ के, आप ये बताओ आपको क्या रिप्लाई दिया। मुझे ही बता रहे हैं कि मांगी गई सूचनाएं आवेदक को दी गई हैं, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो कहीं नहीं है, उनको ऑनलाइन ही देना था। अच्छा, अच्छा, वो उसके हुआ बाद ये क्या लिखा? होगा। अब वो ठक्कर साहब, मुझे लग रहा है इनके इस केस में हम्म। जो मेन इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया है कि ये जानकारी दी गई है, जो हम्म। एनेक्शर में होगी जानकारी, वो इन तक नहीं पहुंची है। यस, वो एनक्लोजर नहीं मिला होगा इनको, ये हो सकता है। हाँ, वो देते वही ही इनक्लोजर नहीं। नहीं वो मिला। वो मतलब और बहुत क्या क्या लिखा सातिराना है? अंदाज चल रहा है, वो देंगे ही नहीं। उन्होंने तभी तो ऐसा लिखा। नहीं, ये छोड़ो, अरे तो नहीं, हर ऐसा नहीं चार है। सेंटेंस आप लोगों ने कोई 4 कोई लाइन लिखा, आपने आपने कोई 1 लाइन बोली, 3 लाइन और ऐसा बता दो, खजाना नहीं 4 लाइन मांग लिख लिया लो है। तो बता दो। 4 नहीं लाइन है सर, तो बाकी 3 लाइन भी पढ़ के सुना दो। खजाना है सर, है खजाना, क्योंकि अरे भाई, थाने ये में सब अब इंफॉर्मेशन आप ऐसी बता नहीं होती है रहे कि हो, आप बता मान पढ़ के के चलिए, बताओ। ये इंफॉर्मेशन बहुत इजीली पीआईओ का अवेलेबल लेटर होती पढ़ है। पीआईओ का लेटर पढ़ के सुना दो, 4 लाइन का है तो बताओ। उसमें यही लिखा है कि एक ही लाइन है, मतलब 4 लाइनें अलग अलग है, उसमें ही मांगा गया है, मतलब मेरा नाम एड्रेस सब लिखा है कि द्वारा मांगी गई सूचनाएं इनको प्रदान कर दी गई हैं। कंटेंट बताओ, बॉडी और हेडर फुटर छोड़ दीजिए। बस इतनी लिखा ही क्या बात है लिखी तो बताओ, 4 गई, लाइन एक में पेज दीजिए। है, इतनी ही बात लिखी गई। सर मैं इस पे बहुत एक्सटेंड नहीं करना चाहता हूँ, मेरा सवाल बस इतना ही है कि क्या यदि हम नहीं, आप हाईकोर्ट पीआईओ का जाते रिप्लाई हैं। पढ़ के बताओ, क्या रिप्लाई पढ़ा जाता है, रिप्लाई बता दो क्या है, तो उससे अरे समझ में वो आ जाएगा एक्सटेंड हमारे। करना नहीं चाहते, वो कह रहे हैं ठक्कर साहब, उनको हाँ, ज्यादा चलो उस ठीक विषय है, में ज्यादा बात नहीं ठीक है, करनी है। ठीक है। तो मेरा कहना है कि उनका फिर वो जो मतलब वो हाईकोर्ट जज साहब से ही बात करना चाहते हैं, तो जज साहब मुझे बताएंगे कि उसमें आगे सर भी आगे कर के सकते क्वेश्चंस ले लिए जाए, बहुत सारे लोग हैं। भास्कर राज जी, इसको क्लियर करके अगली बार आप थोड़ा सा ज्यादा बेहतर ढंग से इसको प्रेजेंट करें। अगला क्वेश्चंस लेते हैं, हरीश सोलंकी जी का है। हरीश पहले Vivo 1901, कई बार ये जुड़ रहे थे कार्यक्रम में। Vivo 1901, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। Vivo 1901, सुन पा रहे हैं? Vivo 1901, हाँ, अनम्यूट करिए आप प्लीज। हाँ, अनम्यूट करिए आप, अनम्यूट, उसमें एक स्विच होगा आपका। हाँ जी, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी हेलो। बोलिए। हेलो। बोलिए, आवाज आ रही है आवाज आपकी। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है, आप क्वेश्चन पूछिए। सर मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, एक मेरा क्वेश्चन था। हेलो। हाँ भाई, आवाज आ रही है, पूछिए। सर मैं एक पूछ रहा था कि मैंने यहाँ मेरे एरिया में वन विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की थी। हेलो। जब शिकायत की तो वो जांच अधिकारी आए, आपकी आवाज नहीं आ रही है।